सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक, एक बार कंफर्म कर देंगे। और आज हम लोग का अगला टॉपिक है, दैट इज़ हम लोगों ने मगध पढ़ा था पिछले जो हमारा लेक्चर हुआ था, महाजनपद और मगध। ऑलराइट, तो उसी के आगे हमें आज प्रोसीड करना है और उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं मौर्यन एम्पायर। एक बार कंफर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। चलिए, गुड इवनिंग पंपा मॉडल। हाँ, मोए मोए हो गया आज। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। गुड इवनिंग वैशाली, पल्लवी, चांद, शेखर, नैतिक, ऑल क्लियर। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था कि महाजनपद देखे थे। कितने महाजनपद से टोटल? 16 महाजनपद से। और वो 16 महाजनपद में जो सबसे इंपॉर्टेंट था दैट वाज लोकेटेड साउथ ऑफ गंगा रिवर एंड दैट वाज मगध। हमने मगध में डिफरेंट डायनेस्टीज़ देखी। सबसे पहले हमने देखा हर्यंका डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी में के फाउंडर कौन थे, जल्दी से बताइए। हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी? जल्दी से। तो हर्यंका डायनेस्टी हमने 3 रूलर्स देखे थे। वो 3 रूलर कौन थे? सबसे पहले तो हमारे, एक सेकेंड, बिम्बिसार है। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। चलिए, सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बिम्बिसार आए। ठीक है, देन हमने देखा इनके बेटे अजात शत्रु, और क्यों इनका नाम अजात शत्रु पड़ा वो भी हमने देखा। एंड देन इनके बेटे उडाइन। ठीक है, और उडाइन की सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? बस इनका एक ही हम लोगों ने चीज़ पढ़ा था, एंड दैट वाज कैपिटल शिफ्ट किया था इन्होंने फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र। फिर हमने देखा था कि शिशुनगा आए थे, है ना, शिशुनगा। और इनका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था शिशुनगा का? कि इन्होंने अवंती को डिफीट किया था। 100 साल बाद अवंती पे कब्जा पाया था मगध ने। ठीक है, इसके बाद काला अशोक आए, एंड देन उसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी। ये नंदा डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ नंदा डायनेस्टी से ही हम लोग मौर्यन एम्पायर स्टार्ट करेंगे। वैसे तो नंदा डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके फाउंडर कौन है, महापद्मानंद, और इसके लास्ट रूलर थे धनानंद। लेकिन इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सोर्सेज क्या हैं। जो हम लोग मॉर्यंस के बारे में जो भी हमें पता चलता है उसके क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ से हमें पता चलता है, जो भी हमें पता चलता है। तो सबसे जो पहला प्राइमरी सोर्स है, सबसे जो बड़ा सोर्स है, वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ये किताब लिखी है कौटिल्य ने। कौटिल्य कौन थे अभी आप जानेंगे। कि मौर्य एम्पायर में आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे, प्राइम मिनिस्टर थे एक तरह से कौटिल्य। ठीक है, और इन्हीं की वजह से इनका बहुत बड़ा रोल था चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रोन पे बैठाने के लिए, या फिर मौर्यन डायनेस्टी को सेटअप करने के लिए। और इसके पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी हमें पता चलती है विशाख दत्त की मुद्र राक्षस से। ठीक है, विशाख दत्ताज मुद्र राक्षस। अब आपने बहुत सारे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने, खासकर लड़कियों ने, मुद्र राक्षस सीरियल्स देखे होंगे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के, फिर छोटे में आपने देखे होंगे पक्का, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य पे बहुत सारे सीरियल्स इसलिए बनते हैं। पहली बात तो ये है कि जो मौर्यन एम्पायर है, या फिर पूरे मौर्यन एम्पायर पे इसलिए बनते हैं बिकॉज मौर्यन एम्पायर सबसे, जो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा एम्पायर था जिसने कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को पे एक तरह से सेंट्रलाइज कर दिया था। यानी कि पूरे इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर रूल था। बस थोड़ा सा पार्ट अगर हम छोड़ दें साउथ इंडिया का, तो ऑलमोस्ट पूरा जो अभी प्रेजेंट डे इंडिया है प्लस स्टिल पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान तक मौर्यन एम्पायर का रूल था। इसलिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना। और साथ ही साथ जितने भी हम स्टोरीज पढ़ते हैं वो विशाख दत्त ने, अब विशाख दत्त ऐसा नहीं कि कोई मौर्यन एम्पायर में, जिस तरह भी हमने देखा कि कौटिल्य मौर्यन एम्पायर में ही थे, तो उन्होंने चीज़ों को, सारी चीज़ें जो उन्होंने ऑब्जर्व की वो लिखी। इसलिए मैंने बोला कि ये प्राइमरी सोर्स है, या फिर एकदम अगर हमें किसी सोर्स को सही मानना होता है कि ये मौर्यन एम्पायर में था कि नहीं था, तो हम इसको रेफर करते हैं। जैसे कि एक आए हमारे मेगास्थनीज, उन्होंने किताब लिखी इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज ने किताब लिखी इंडिका। अब ये इंडिका, पहली बात तो जो उन्होंने किताब लिखी थी वो हमारे पास एग्जैक्ट वैसे फॉर्म में नहीं है। ये किताब ये गुम हो गई। अब जैसे अर्थशास्त्र भी ऐसा नहीं कि जो कौटिल्य लिख गए थे वो अर्थशास्त्र हमारे पास है, नहीं।
ये मतलब ब्रिटिशर्स को एक ब्राह्मण के घर लगी थी, ये हाथ लगी थी अर्थशास्त्र, तो वहाँ से पता चलता है। तो काफ़ी लेट लिखी गई थी, बट फिर भी इसको बहुत हद तक, क्योंकि हमारे पास है कुछ एविडेंसेस, ठीक है। बट और ये अगर बात करें जो मुद्र राक्षस लिखी गई, मुद्र राक्षस, ठीक है, ये लिखी गई थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी। गुप्ता टाइम पीरियड के समय ये विशाख दत्त एक लिटरेरी थे, हम बोल सकते हैं स्कॉलर थे, संस्कृत स्कॉलर। और अगर मेगास्थनीज की बात करें वो भी हम देखेंगे, एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया था और उसने किताब लिखी थी इंडिका। ये इंडिका किताब किसी के पास नहीं है, ग्रीक में, बिकॉज ये एक ग्रीक था, ठीक है, ग्रीस से आया था। तो जो हमें ग्रीक लिटरेचर मिलते हैं वहाँ पे वो जिक्र होता है मेगास्थनीज के इंडिका के, कि किस तरह मेगास्थनीज की इंडिका में हमें ये पता चलता है, हमें ये पता चलता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन कंट्रास्ट होंगी, जो मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखी हैं और जो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। बट वी विल बिलीव ऑन दी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बिकॉज कौटिल्य उस एम्पायर में रह रहे थे, ठीक है, और वो उनसे ज़्यादा और कौन क्लोजली चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख सोर्सेज हैं। कुछ और हमारे हैं जैसे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी मौर्यन एम्पायर का जिक्र है, वो अभी आप जानेंगे कि क्यों है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। क्योंकि पहली बात तो ठीक है, थोड़ा उसी टाइम पीरियड का वो चल रहा था, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो मौर्यन एम्पायर के एक रूलर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, अशोक, वो अशोक बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिए थे। इसलिए जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अशोक के बारे में मेंशन करता है, प्लस वो पूरे मौर्यन एम्पायर के बारे में मेंशन करता है। तो जो हमारी जातक टेल्स हैं, अब जातक टेल्स क्या, जरा जल्दी से कमेंट बताइए। प्लस जो हमारे कुछ लिटरेचर हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिनको हम दीपवंश और महावंश के नाम से जानते हैं, दीपवंश और महावंश, ठीक है, और दिव्यदान, ठीक है, दिव्यदान, ये सारे हमारे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के सोर्सेज, जहाँ से हमें कुछ ना कुछ मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। क्योंकि ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि किसी भी चीज़ में अगर हमें बिलीव करना है तो मल्टीपल लिटरेरी सोर्सेज में हमें वो चीज़ को देखना होता है कि इसमें मेंशन्ड है, अच्छा क्या बाकी लिटरेचर में भी सेम चीज़ मेंशन्ड है, अगर है तो ही हम उसको थोड़ा बहुत सच मानते हैं, नहीं तो अगर बाकी किसी लिटरेचर में मेंशन नहीं है, कोई हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं है, देन हम उस चीज़ को सही नहीं मानते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दी ओरिजिन ऑफ मौर्य, यानी कि ये क्या माना जाता है कि जो मौर्य हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इसमें भी, इसको लेके भी कोई क्लियर कट हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। अगर हम बिलीव करें ये जो विशाख दत्त की मुद्र राक्षस है, तो इसके अकॉर्डिंग जो विशाख दत्त की मुद्र राक्षस है, इसके अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि इस डायनेस्टी का फाउंडर है, वो नंद वंश का जो लास्ट रूलर था धनानंद, उसके ही कोर्ट में एक शूद्र क्लैन की एक फीमेल थी जिसके साथ उसके इलीगल रिलेशनशिप से, और उस रिलेशनशिप से चंद्रगुप्त मौर्य एक इलीगल चाइल्ड थे, ऐसा उसमें मेंशन किया गया है। अगर मैं बात करूं मुद्र राक्षस जो है विशाख दत्त की, बुद्धिस्ट लिटरेचर में अगर बात करें तो इनको ऊपर वाली क्लैन का दिखाया गया है, मतलब कि ऊपर इन द सेंस जो उस समय ऊपर हुआ करती थी, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय क्लैन का दिखाया गया है। लेकिन हम इसको सही नहीं मानते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि ये अशोका को पैटर्नाइज करना चाहते हैं। अशोका क्योंकि बुद्धिस्ट फॉलो किया था, तो अशोका को वो नहीं दिखाना चाहते लोअर क्लैन से, ठीक है। और अगर हम बाकी और ये मौर्याज नाम कैसे पड़ा, तो वो जो उस फीमेल का नाम था मोरी, तो वहाँ से मौर्याज नाम आया। बट जो मेगास्थनीज की इंडिका है वो भी बताती है कि ये लोअर क्लैन से बिलोंग करते थे। कौन? जो मौर्यन डायनेस्टी है, फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो ये लोअर क्लैन से आते हैं। तो ये हम मानते हैं कि या तो ये तो शूद्र थे या तो ये वैश्यास थे, ठीक है, ना तो क्षत्रिय थे ना तो ये ब्राह्मण थे। लेकिन इस चीज़ को लेके आई थिंक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर बन भी सकता है तो यही बनेगा जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई, ठीक है। तो जो पुराण भी हैं हमारे, जो पुराण्स हैं वो भी इनको शूद्र ही बताते हैं, ठीक है। मुद्र राक्षस की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुद्र राक्षस। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है आप लिखना चाहते हैं फिर नहीं, क्योंकि चीज़ें तो जिस हिसाब से मैंने बता दी उस हिसाब से तो आपके दिमाग में वो सेटल डाउन हो जाएंगी, बट MCQ भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है पूछे जाने के, ठीक है। तो वृषाल या फिर कुलहीन मतलब लोअर क्लास है, ठीक है। और एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है,
जिसको कि रुद्र दमन ने, अब रॉक इंस्क्रिप्शन क्या होता है वो भी आज हम देखेंगे। रॉक इंस्क्रिप्शन मतलब चट्टान पे कुछ शिलालेख लिखवा देना, उसको हम बोलते हैं रॉक इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ एक जो कि गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, उसमें भी इनको वैश्य बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम बिलीव करते हैं कि ये लोअर क्लैन से ही है। इज दैट क्लियर यहाँ तक सभी को? और उस टाइम भी बीजेपी जीती थी। अच्छा, हाँ, चैट स्पैम मोए मोए, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न रूलर्स को समझते हैं। तो अभी मैंने बताया वो पता नहीं कितना ट्रू है, क्योंकि अगर हम बात करें जो विशाखदत्त के मुद्र राक्षस है, मतलब इस पर 100% नहीं बिलीव कर सकते हैं कि, बट इसमें क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही झूठ है, क्योंकि इसमें कुछ काल्पनिक चीज़ें भी ऐड हैं, तभी जो भी सीरियल्स या फिर मूवीज़ वगैरह बनती हैं वो इसी यही सोर्स रहता है उनका सबका। ठीक है, प्राइमरी सोर्स यही रहता है, सारा झूठ भी नहीं और 100% सच भी नहीं है। खैर जो भी सच झूठ सा मैंने आपको बता दिया है, 100% ट्रुथ तो कोई नहीं बोल सकता है। बट हमें ये पता है कि हाँ, जो नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक है, या फिर नंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धनानंद, इसको हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। इनको हम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अब चाणक्य के नाम से क्यों जानते हैं, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि मुद्र राक्षस में मेंशन्ड है, जिसमें कि थोड़ा सा बिलीव करते हैं लोग, एंड दैट इज कि किस तरह से, ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो धनानंदा था वो इनकैपेबल रूलर था, और जनरली यही होता है, जो लास्ट रूलर होता है वो इनकैपेबल ही होता है, तभी वो डायनेस्टी मतलब वहाँ से समिटती है, मतलब ख़त्म होती है। तो धनानंदा क्या था, थोड़ा अभी जो मैंने आपको पीछे भी स्टोरी बताई वो मौरी वाली है ना, उससे भी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा धनानंदा हमारे किस टाइप के इंसान है। और ये चीज़ जो है कौटिल्य के या फिर चाणक्य के फादर थे चनक, वो इनके कोर्ट में थे। ठीक है, और वो नहीं चाहते थे कि धनानंदा होगा यहाँ पे, ठीक है, धनानंदा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो स्पेलिंग सही कर लेंगे। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि धनानंदा, ठीक है, ये मतलब बंदा इस पर्टिकुलर मगध को रूल करे। मगध की उस समय कैपिटल क्या होती थी? पाटलिपुत्र होती थी। तो उनका ये था कि इसका जो छोटा भाई है वो गद्दी पे आ जाए, और इसको ये चीज़ सही नहीं लगी, तो चनक को मरवा डाला। किसने? धनानंदा ने। अब ऑब्वियस ये बात, उनका जो बेटा चाणक्य है वो इस चीज़ का बदला लेगा, दैट इज़ कौटिल्य, दैट इज़ विष्णुगुप्त। और बदला इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से लिया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें प्लान और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लिया। तो ये चाणक्य क्या थे? ये विष कन्या जो होती हैं इनको अपने उसमें रखते थे, मतलब जो अनाथ लड़कियां हुई तो उनको क्या करते थे, ये बचपन से ही वेरी लिमिटेड डोजेज ऑफ पॉइजन देते थे, वेरी लिमिटेड, इतना लिमिटेड देते थे जिससे उनको आदत पड़ जाती थी उस चीज़ की, और उनके सलाइवा तक में और लिप्स में वो पॉइजन हमेशा रहता था। ठीक है, तो उनको वो अडेप्टेबल कर देते थे पॉइजन से, और उनको बोलते थे विष कन्या, और उनका यूज़ करते थे एनिमीज़ के, शत्रुओं के खिलाफ। तो एक तरह से ये विमेन आर्मी को बिल्ड कर रखे थे इस तरह से, और उसका यूज़ किया इन्होंने आगे। कैसे यूज़ किया? तो सबसे पहली बात तो विष कन्या भी और आगे भी आएंगी। तो इन्होंने क्या किया, जो धनानंदा था, ठीक है, धनानंदा जैसा भी मैंने बताया कि कहीं कहीं पे लिखा हुआ कि इन्होंने चाणक्य की बेइज्जती कर दी है, जो चाणक्य है, बट जो मुद्र राक्षस बताती है स्टोरी, दैट इज़ कि जो चाणक्य है, जो इनके फादर हैं, वो इनके कोर्ट में थे और उनकी हत्या करवा दी थी। तो इन्होंने बदला लेने का सोचा चाणक्य ने, और फिर इन्होंने बदला कुछ इस तरह से लिया कि नागा साधु के भेष में आए इनके कोर्ट में। धनानंदा ने उनकी बेइज्जती कर दी, ठीक है, इनकी भी बेइज्जती करी थी। जब बेइज्जती इन्होंने कर दी तो इन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी जो जनता है पाटलिपुत्र में, जो कि उस समय कैपिटल थी, वो उसमें से मतलब तुम लोग का बहुत जनता की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला कि काफ़ी लोगों की आपकी मृत्यु हो जाएगी। और इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र में एक लेक हुआ करता था, एक तालाब था, उसमें इन्होंने जहर वगैरह मिला दिया। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु होना चालू हो गई। तो लोगों को लगा कि ये वो नागा साधु जो बाबा थे उन्हीं के कहने पे ये हुआ है। तो फिर मतलब ये वो जो नागा साधु बन के गए थे, फिर उन्होंने फिर से नागा साधु के वेश में गए वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि ये चीज़ जो है मैं ख़त्म कर सकता हूँ सिर्फ एक शर्त पे, और वो ये है कि धनानंदा डिथ्रोन हो जाए, यानी कि वो वनप्रस्थ हो जाए, यानी यहाँ से चला जाए और वन में चला जाए। ठीक है, अब धनानंदा को माननी पड़ी बात। क्यों? क्योंकि भाई लोग मर रहे थे,
तो वो जो है इसको डिथ्रोन कर दिया। और ये माना जाता है कि जब ये फॉरेस्ट की ओर जा रहा था तो इसको काम तमाम करवा दिया विष कन्याओं का यूज़ करके, ठीक है। और विष कन्याओं का कैसे यूज़ किया जाता होगा आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो आगे भी हम लोग इसको देखेंगे। और फिर यहाँ वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य को ये थ्रोन पे बैठा देते हैं, कौन, चाणक्य, ठीक है। बिकॉज वो चाहते हैं कि पूरा आर्यवर्त में रूल हो एक डायनेस्टी का। तो एक मेन रूल मतलब मेन रोल कैसे था चाणक्य का, वो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के रिगार्डिंग जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से था, ये तो थोड़ा समझने के पर्सपेक्टिव से, बट जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो क्या पूछेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले बात तो ये फाउंडर है, ठीक है, फाउंडर है। किसको हराया था इन्होंने, ही डिफीटेड धनानंदा, ठीक है। तो इन्होंने धनानंदा जो कि नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसको हराया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ही ऑल्सो डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक मतलब जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनके एक कमांडर थे ये सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। इनको हराया था। निकेटर ये कहाँ पे रूल कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है इंडिया का, यहाँ पे रूल कर रहे थे सेल्यूकस निकेटर। जो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य गए थे यहाँ पे अपनी पूरी फोर्सेस लेके, और उन फोर्सेस को लेके यहाँ पे गए थे, विजय भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ था, पाटलिपुत्र में या फिर जो मगध है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमाइन हो गया था। तो इन्होंने जैन धर्म अपना लिया, फिर साउथ इंडिया चले गए, सल्ले खाना किया, है ना, किसके साथ, भद्रबाहु के साथ। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। तो वो यही है, इन्हीं को हराने गए थे वहाँ पे, सेल्यूकस निकेटर को। और जो अभी मैंने आपको मेगास्थनीज बताया जिसने इंडिका लिखी किताब, वो सेल्यूकस निकेटर का ही दरबार में था, दरबारी था, जिसको कि सेल्यूकस निकेटर में भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, ये पूरी टेरिटरी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी इन रिटर्न ऑफ 500 हाथी, 500 एलिफेंट्स के रिटर्न में पूरी टेरिटरी दे दी। क्लियर। और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त की जो बेटी थी उससे भी, जिसका नाम हेलेना था, उससे विवाह भी किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये भी माना जाता है, बट इसके 100% रिलेवेंट सोर्सेज नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, अगर पूछ लिया जाता है तो आपको पता हो कि हेलेना किसकी लड़की थी, सेल्यूकस निकेटर, जिससे कि विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वो भी चाणक्य ने एडवाइस किया था इनको, ताकि वो टेरिटरी पे है जो है मतलब पूरा कब्जा रहे, और कभी भी सेल्यूकस निकेटर दोबारा इस टेरिटरी को लेने की ना सोचे। तो इसलिए ये चीज़ की गई थी, ठीक है। और बाकी तो बस ये दो अभी के लिए चीज़ें याद कर रही हैं, बाकी जब हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तब उस पर आएंगे। फिर चंद्रगुप्त के बेटे थे, उनका नाम था बिंदुसार, जो कि बिंबिसार से अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। बिंदुसार इनका नाम है। बिंबिसार हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है, जो कि पहली डायनेस्टी थी मगध में। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे हैं। अब इनका भी एक अलग सा स्टोरी है बिंदुसार का भी। ये माना जाता है कि जो भी मैंने आपको विष कन्याओं के बारे में बताया था, ठीक है। तो विष कन्या वो करते थे, मतलब विष कन्याओं का यूज़ उस समय कौटिल्य बहुत यूज़ करते थे, और ना सिर्फ कौटिल्य यूज़ करते थे बल्कि और भी लोग यूज़ करते थे, बट मेनली कॉन्सेप्ट कौटिल्य का ही था। तो इनका ये मतलब थोड़ा सा मानना था कौटिल्य का कि जैसे हम विष कन्या यूज़ करते हैं दूसरे के खिलाफ, कि मतलब कुछ रूलर्स होते हैं ना कि मतलब है ना, रहा नहीं जाता है तो विष कन्या भेजी, ठीक है, समझ रहे हैं, काम तमाम हो गया, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा मतलब किस वगैरह हुआ तो ये क्या होता है, मतलब वो जो पॉइजन होता है वो चला जाता है। अब ये तो विश करना है तो अडेप्टेड है उस चीज़ से, लेकिन ये अडेप्टेड नहीं है। तो ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई इस तरह से वो ना कर ले, ठीक है, क्योंकि उनको भी लगता, ये पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य अभी यूथ हैं, ठीक है, तो बहकावे में आ सकते हैं तो इसलिए ऐसे बहकावे में ना आए, इसलिए वो क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को भी हल्का हल्का पॉइजन का डोज देते थे खाने में। तो एक दिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की अभी शादी हो चुकी थी, ठीक है। तो ये खाना लेके बैठे, इनकी वाइफ थी ये, ठीक है। ये स्टोरी मतलब ये सब इसमें लिखी हुई है, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब कहाँ से बिंदुसार नाम पड़ा, उसके पीछे का ये लॉजिक दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा लेक्चर भी इंटरेस्टिंग रहा, इस वजह से मैं स्टोरी बता रहा हूँ। बाकी स्टोरी का एग्जाम से ज़्यादा कुछ मतलब इस तरह से स्टोरी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये मतलब मानना था कि इन्होंने अब जो निवाला लिया वो पहले अपने वाइफ को खिलाया, ठीक है। अब इनको ये बात नहीं पता थी चंद्रगुप्त मौर्य को कि कौटिल्य उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो इनकी क्या हुई, हालत बिगड़ने लगी। जब कौटिल्य को बुलाया गया तो उनको तो पता चल गया ये क्यों हो रहा है, और ये प्रेग्नेंट थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इनका वूम्ब को काटा गया, और वहाँ से मतलब बिंदुसार नाम पड़ा, बिंदु ड्रॉप, ठीक है, सारा। तो वहाँ से ये नाम पड़ा गया कि वूम्ब को काट के इनको ऐसे निकाला गया, तो बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार इनके बेटे थे। बस हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज कि बाय द ग्रीक्स इज नोन एज अमित्रोक्रेट्स, ठीक है। अमित्रोकेट्स के नाम से जाना जाता है ग्रीक्स के द्वारा, बिकॉज ग्रीक जो हमारे लिटरेचर है वहाँ पे अमित्रोकेट्स इनको मेंशन किया गया बिंदुसार को। एंड ही पैटर्नाइज्ड अजीविकाज,
मतलब कि पैटर्नाइज आप समझ रहे हैं, मैंने आपको पीछे भी लेक्चर में बताया था, और आजीविका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से जो हमारे हीट्रोडॉक्स सेक्ट्स थे, हीट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स थे। ऑर्थोडॉक्स में तो हमने देखा था वो हमारे कन्नड़ योग और ये सब आए थे, ठीक है, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। और जो हीट्रोडॉक्स थे जो वैदिक टेक्स्ट में बिलीव नहीं करते थे, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आजीविका, ये सब आते थे। तो उसमें से जो मखाली गोसल ने इसको फाउंड किया था, तो आजीविका सेक्ट को उन्होंने पैटर्नाइज किया था बिंदुसार ने। देन इनके बेटे आते हैं एंड दैट इज़ अशोक, ठीक है, अशोक द ग्रेट भी इनको हम बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा पार्ट ऑफ इंडिया का टेरिटरी में रूल किया। अशोक ने था क्या, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, सेलिकस निकेटर ने नॉर्थ वेस्ट भी ले, सेलिकस निकेटर से नॉर्थ वेस्ट भी ले लिया था। याद आ रहा है आपको, यहाँ पे मगध का रूल था, धीरे धीरे बाकी के जैसे अंग को लिया, बाकी फिर लिए, ठीक है, और फिर लास्ट में अवंती को भी कैप्चर किया। अब नॉर्थ वेस्ट भी आ गया था यहाँ तक, बस थोड़ा सा ये उड़ीसा वाला पार्ट बाकी था, जिसको कि उस समय कलिंग बोला जाता था। तो अशोक ने वो भी कमी पूरी कर दी, इन्होंने कलिंग वॉर लड़ा। इन्होंने टोटल 12 साल रूल किया, ठीक है, 12 ईयर्स इन्होंने रूल किया, और अपने 9वें साल में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 BC में, 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, और इसको जीत भी लिया। लेकिन ये माना जाता है कि अशोक अपनी अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब हार्श थे, बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। माना जाता है कि उन्होंने थ्रोन पे बैठे अपने 99 ब्रदर्स को मारने के बाद थ्रोन पे बैठे। कलिंग वॉर में जब बहुत सारी किलिंग्स हुई तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जैसे अशोक अब मतलब नहीं अर्श से फर्श हो गए, या फिर बहुत ही क्रूअल से बहुत ही काइंड हो गए, ऐसा नहीं है, देखिए, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि कलिंग को जीतने के बाद अब कुछ जीतने के लिए कुछ ज़्यादा पहली बात तो बचा भी नहीं था। हाँ, ये माना जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब किलिंग्स वगैरह हुई, बहुत सारे जो प्रीस्ट्स हैं वो भी मारे गए, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया अशोक में। और दूसरा भी कारण था कि अब कुछ बचा नहीं था। अब ये था कि इस पूरी टेरिटरी को कंसोलिडेट करके रखना है, सबको खुश करके रखना है, पूरी जनता खुश करके रखना है। इसलिए इन्होंने किया क्या, बुद्धिज़्म धर्म को अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को अडॉप्ट कर लिया, और अब इनका ये मानना था कि हम फिजिकल कॉन्केस्ट नहीं करेंगे, यानी कि तलवार वलवार लेके नहीं जाएंगे, लोगों के दिल जीतेंगे। लोगों के दिल जीतना आवश्यक भी था, अब कुछ फिजिकल कॉन्केस्ट के लिए बचा भी नहीं था। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब वो अशोक बिल्कुल ही, अब खुद ही सोचिए, अगर बिल्कुल ही वैसे होते तो कलिंग को जीतने के बाद दे ना देते कि चलो कोई नहीं, हमारा हृदय, कलिंग के जीतने के बाद वो रख लिए कलिंग को, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत किया उन्होंने, कुछ बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि एक रूलर होना चाहिए जो कि पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करके रखे, वो उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम ही कुछ प्रीस्ट बन गए, साधु संत बन गए और भजन गाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया, और ही रिप्लेस्ड, इसको हम बोलते हैं इस चीज़ को कि ही रिप्लेस्ड बेरी घोष, ठीक है, ही रिप्लेस्ड बेरी घोष विद धम्म घोष, बेरी घोष विद धम्म घोष। अब ये बेरी घोष और धम्म घोष क्या है, तो बेरी घोष है कॉन्केस्ट बाई फिजिकल मीन्स, यानी कि हम बोल सकते हैं फिजिकल कॉन्केस्ट, यानी कि तलवार अलवार लेके जीतना। और ये होता है आपका कल्चरल कॉन्केस्ट, मतलब कि दिलों से जीतना, कल्चर से जीतना, ठीक। अब ये धम्म क्या होता है, तो अशोक ने अपना जो एक तरह से धम्म का कॉन्सेप्ट है ये दिया इन्होंने खुद के रॉक एडिक्ट्स में, जिनको हम एडिक्ट्स, अशोकन एडिक्ट्स बोलते हैं। अब ये जो अशोकन एडिक्ट्स हैं, एडिक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, इनका मतलब होता है अभिलेख। अभिलेख मतलब कुछ लिखवाया गया हो। अब पेन कॉपी में नहीं होती थी उस समय में, ठीक है, उस समय पेन कॉपी नहीं होती थी, उस समय चट्टान और खंभे होते थे, तो उनमें लिखवाया जाता था। तो ये जो एडिक्ट्स हैं हमें दो जगहों में मिलते हैं, एक तो रॉक्स में यानी कि चट्टानों में, जिनको कि हम शिलाएं भी बोलते हैं, शिलाएं अभिलेख हैं, और दूसरे हमें मिलते हैं पिलर्स में, खंभों में। क्लियर, एक तो रॉक्स में और दूसरे पिलर्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉक्स वाले हैं, और रॉक्स को भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक तो मेजर रॉक एडिक्ट मुख्य, और दूसरे माइनर लघु। अब इनको मेजर और माइनर हमने किस बेसिस पे बोला है, पहली बात तो मेजर हमारे 14 रॉक एडिक्ट हैं और माइनर लगभग 15 हैं, ठीक है। ये नहीं पूछेगा माइनर कितने हैं, लेकिन हाँ मेजर ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये फिक्स है कि 14 हैं। अब ये 14 हैं, दैट डजन मीन, या फिर ये 15, दैट डजन मीन कि 14 चट्टाने हैं। अब पहली बात तो ये आप समझ गए होंगे कि जब मैं अशोकन एडिक्ट बोल रहा हूँ मतलब क्या है, कि कुछ लिखा हुआ है। रॉक एडिक्ट मतलब चट्टानों में कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए पिक्चर,
या पिक्चर देख पा रही हैं, बड़ी सी चट्टान है, इसमें कुछ लिखा हुआ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस समय की लैंग्वेज थी प्राकृत, उसमें लिखा हुआ है ये, ठीक। तो ये उसको बोलते हैं शिलालेख। तो ये लोग इसी में चट्टानों में लिखते थे, और जो पिलर में लिखते थे उसको हम पिलर एडिक्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं, इसका मतलब ये है कि 14 लाइनें लिखी हुई हैं उसमें। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये नहीं है कि 14 चट्टानें हैं, 14 हमें चट्टानें मिली, ये पहली चट्टान है, ये दूसरा, ये रॉक अशोका का दूसरा रॉक एडिक्ट है, तीसरा ना। 14 का मतलब है 14 लाइन लिखी हुई हैं, ठीक है। और उन 14 लाइन को सबसे पहले या जो जिसने डिसाइफर किया, जिसने पढ़ा, वॉज जेम्स प्रिंसेप। तो हु वॉज द फर्स्ट टू डिसाइफर? डिसाइफर का मतलब है कि उनको पढ़ने वाला। पहले हमें यही लगता था कि अशोक श्रीलंका का रूलर है, जब जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा तब हमें पता चला, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने इनको सबसे पहले डिसाइफर किया, पता लगाया कि इनमें लिखा क्या हुआ है। और ये हमें कहाँ कहाँ मिले? यहाँ पे जो आप ये ब्लैक कलर का जो स्क्वायर देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे मिला, जहाँ की धौली, जौगड़ा, अमरावती नहीं, अमरावती तो ट्रायंगल लगा हुआ ना, तो धौली, जौगड़ा, हीराकुडी, सन्नाथी, सोपरा, गिरनार, कांदाहार, ठीक है। देख रहे हैं कांदाहार कहाँ पे? वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में। शहबाजगढ़ी, ठीक है, कलसी, यहाँ पे देखने को मिला। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, मगध का रूल तो मेनली यहाँ पे था, पाटलिपुत्र कुछ यहाँ पे था, उसके वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे कोई मेजर रॉक एडिक्ट नहीं है, यहाँ पे हैं। तो ये रॉक एडिक्ट मतलब क्यों लिखवाया था अशोक ने? क्यों लिखवाया था अशोक ने? इसलिए लिखवाया था कि बेटा देखो, हम ये चीज़ें चाहते हैं तो कायदे से ये कर लो, और नहीं तो फिर पहले जाओगे। तो ये क्या है इसमें रॉक एडिक्ट में? तो मेजर रॉक एडिक्ट में जैसे जो पहला वाला, जो पहली लाइन है, आई अगेन रिपीट, ये जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो ये जैसे पहली लाइन, तो पहला रॉक एडिक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन है, चट्टान नहीं, ठीक। तो पहला जो रॉक एडिक्ट हमें देखने को मिला, तो इन्होंने डिफरेंट जगहों में, जो अभी हम लोगों ने डिफरेंट जगह देखी, यहाँ पे इनको लगा रखा था, मेन लगा रखे थे, चट्टानों में लिख रखा था। क्यों लिख रखा था? ताकि लोगों को ये पता चले कि राजा जी चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं अपनी प्रजा से। तो पहला वाला हमें बताता है कि राजा जी चाहते हैं कि प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर, पहले तो एनिमल की हत्या नहीं करोगे, बैन्स फेस्टिव गैदरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल की हत्या नहीं करोगे, और ये फेस्टिव गैदरिंग नहीं कि कुछ हुआ और तुरंत जुड़ गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर फेस्टिवल में लोग जुड़ेंगे आपस में तो चुगली करेंगे। लोग करते ही क्या है, जुड़ के, मतलब जो इकट्ठा होते हैं क्या करते हैं? जैसे आप ट्रेन में चले जाओ, कौन जीतेगा इस बार? मोदी जीतेंगे, राहुल गांधी? बस इसी पे उनका डिबेट चल रहा है, कुछ लेना देना नहीं है, और ना उनके डिबेट से कुछ किसी को फ़र्क पड़ रहा है, ना कुछ उसका कंक्लूजन निकलने वाला। हो सकता है आपस में लड़ जाएं और बस वही मूंगफली खाते हुए बतिया रहे हैं अपना लोकल ट्रेन में, ठीक है। तो वो जानते, उनको ये चीज़ पता थी अशोक को कि अगर लोग गैदरिंग करेंगे तो उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके लिए खतरा है, उनकी ऑटोनॉमी के लिए खतरा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अशोक का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। अगर ये ऐसे होते हैं, मतलब प्रीस्ट साधु संत बन गए, तो बोलते हैं कि जो इसका जो मना है वो करो, ठीक है कि नहीं। दूसरे उन्होंने बोला कि मेडिकल केयर फॉर मैन एंड एनिमल्स मैं प्रोवाइड करूँगा सभी को, मैन और एनिमल्स को, तो इस वजह से एनिमल्स को मारने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने मैंशन किया चोला, पांड्या, सत्यपुरा, चेरा इन किंगडम्स को भी, ठीक है। और एंटीओकस जो उस समय का ग्रीक किंग हुआ करता था, उसको मारा है, उसको मतलब मेंशन किया है इसमें, ठीक है। बाकी हमें याद करने की सब ज़रूरत नहीं कि किसमें क्या मेंशन है, बस हमें पता होना चाहिए। तो ये अशोक की धम्म पॉलिसी बताती है कि अशोक में धम्म का मतलब क्या है, अशोक के अकॉर्डिंग, कि एनिमल्स को मत मारो, रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे अभी एक होगा कि रिस्पेक्ट करो आप सभी का, अपने पेरेंट्स का, ठीक है। जनरॉसिटी टू ब्राह्मण्स दिखाओ, मतलब ब्राह्मण्स और सभी, मतलब टॉलरेंस दिखाओ अदर रिलीजन्स की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 7th नंबर का ये रॉक एडिक्ट है कि दूसरे जो धर्म है उनकी तरफ भी टॉलरेंस दिखाओ। ऐसा नहीं कि मतलब अगर तुम बुद्ध धर्म, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं बाकी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं बाकी सारे धर्म को भी मानता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड है। 8th में अगर बात करो, डिस्क्राइब्स अशोकाज फर्स्ट धम्म यात्रा टू बोध गया और बोधि ट्री, यानी कि जो उनकी पहली धम्म यात्रा है बोध गया और बोधि ट्री में जब वो जाते हैं तो 8वें वाले में है, ठीक है। बट हमें याद कौन सा करना है सर? तो पहला वाला थोड़ा देख लेना कि इसमें एनिमल स्लॉटर के रिगार्डिंग बोला है और फेस्टिव गैदरिंग को लेके बोला, और जो लास्ट वाला है 14वां, और ऐसा नहीं है कि ये चट्टान है और 14 के एक साथ लिख गए ना, हो सकता है उन्होंने पहला लिखवा दिया, पहले 2 लिखवा दिए हो, फिर उनको चीज़ याद आई हो। अब जैसे अब ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ, रुको
यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन 14th वाले में ही जो आखिरी वाला है, इसमें इन्होंने बोला था, हुआ क्या था कि इन्होंने बोला कि फेस्टिव गैदरिंग नहीं होगी, यानी कि जब कोई फेस्टिवल होगा तो लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो लोग क्या करने लगे, घर में इकट्ठा होने लगे। तो उनको फिर से अगेन वही चीज़ लगी कि यार लोग घर में इकट्ठा होंगे, अगेन फिर पॉलिटिकल डिस्कशन चलेंगे, तो वो नहीं होने देंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया, इसको भी बैन कर दिया। तो ये किस में लिखा है, 14th में। कब लिखा है, कब उन्होंने चीज, जब उनको ये पता चला कि फेस्टिवल गैदरिंग मतलब तो बैन कर दी, लेकिन अब होम गैदरिंग होने लगी। तो सारे एक साथ ही नहीं लिखे गए थे, एक एक करके आगे आगे ऐसे करके लिखे गए। ठीक है, तो 14th हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें सबसे पहले ये यहाँ पे एक चीज़ आप में देखेंगे, पहले तो हम एक एक करके देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेरेमनीज ऑफ धम्म, कंडेम्स डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी, धम्म एज मेजर पॉलिसी टू फॉलो, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज सब में धम्म के बारे में मेंशन कर रखा है। रॉक एडिक्ट नंबर 13 देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द एडिक्ट, इट टॉक्स अबाउट अशोकाज विक्ट्री और कलिंगा। तो पहली बात तो 13th वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे इन्होंने कलिंग वॉर के बारे में मेंशन किया है। एंड ही मेंशंस हिज रिमोर्स फॉर द 500,000 किल्ड और डिपोर्टेड ड्यूरिंग हिज कॉन्क्वेस्ट बाई धम्मा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500,000 किल्ड, यानी कि 50 लाख, मतलब 5 लाख लोग मर गए। ठीक है, तो ये खैर मतलब नंबर पे बिलीव नहीं होता है, मतलब जो लिटरेचर्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग कि ये जो 5 लाख नंबर है ये एग्जैगरेट करके बताया गया है। ठीक है, मेंशंस अशोकास धम्म विक्ट्री ओवर ग्रीक किंग एंटियोकस ऑफ सीरिया, टॉलमी ऑफ इजिप्ट, मतलब यहाँ जो उन्होंने विक्ट्रीज की थी वो मेंशन की गई हैं। 14th वाला बस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट रॉक एडिक्ट है हमारा। ठीक है, लास्ट वाला, और इसी में जो आपकी होम गैदरिंग्स हैं वो मेंशनड है, इसमें फेस्टिवल गैदरिंग और इसमें लास्ट वाले में होम गैदरिंग्स। 13 वाला किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशनड है। ठीक है, कलिंग वॉर के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं कि किसमें क्या मेंशनड है। ठीक है, बाकी तो आपको ये 13th वाला याद करना है और पहला। ठीक, तो मेजर रॉक एडिक्ट्स की अगर हम बात करें तो टोटल कितने हैं, टोटल आपके 14 हैं। क्लियर। अब जो हमारे ये रॉक एडिक्ट्स हैं ये किस लैंग्वेज में लिखे हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, किस भाषा में लिखी हुई हैं। तो अगर इनकी भाषा की हम बात करें तो लैंग्वेज जो है इसमें 3 यूज़ हुई हैं, लैंग्वेज 3 है और स्क्रिप्ट 4 यूज़ हुई हैं। अभी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो मोस्टली जो लैंग्वेज यूज़ हुई है इनके इंस्क्रिप्शंस में वो प्राकृत लैंग्वेज हुई है, और इसका जिक्र मैंने पहले भी किया जब मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह जो जैन्स और बुद्धिस्ट थे उन्होंने अपनी जैसे जो जैन्स उन्होंने अपनी लिटरेचर्स प्राकृत में लिखे ज़्यादातर, बुद्धिस्ट ने पाली में लिखे। क्यों, क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज थी, लोग समझ सकते थे। संस्कृत आज लोग नहीं समझ पा रहे, तब भी उतना लोग नहीं समझ पाते थे, तो इसलिए तो प्राकृत लैंग्वेज ऑफ द मासेस थी, और ये लोगों के लिए तो लिखवाए गए थे ताकि लोगों को समझ में आए कि किंग चाहते क्या हैं। ठीक है, राजा जी चाहते क्या हैं, और उन्होंने ये भी मेंशन करवाया इसमें कि लोगों को ये बताओ कि मतलब सब जो है किंग के सन्स हैं, यानी कि जितनी पूरी प्रजा है वो मेरी यानी अशोका की क्या है, बेटे हैं सब। तो उन्होंने खुद को एज ए गॉड दिखाया वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ताकि अपना मतलब अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर सकें। तो ये सारी चीज़ें लोगों के लिए लिखवाई हैं, तो ऑब्वियस ये बात है कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा, तो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ हुई है। और इसमें स्क्रिप्ट यूज़ हुई है 2, ब्राह्मी मोस्टली यूज़ हुई है ब्राह्मी, और जो नॉर्थ वेस्ट हमारा फ्रंटियर है यानी कि यहाँ पे कांदाहार और शहबाजगढ़ी वगैरह में, तो खासकर जो हमारा पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है। कौन सी, खरोष्टी। इस स्क्रिप्ट को ईरानियंस ने इंट्रोड्यूस किया था। डेरियस 1 करके एक मतलब ईरान का राजा था, किंग था, उसने अटैक किया था यहाँ पे, उसी ने यहाँ पे ये खरोष्टी ये जो स्क्रिप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया। अब मुझे पता है आपके दिमाग में मतलब ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अंतर क्या होता है, बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप में ऐसे लिखते हैं क्या कि क्या कर रही हो, ऐसे लिखते हैं? नहीं कैसे लिखते हैं, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज है, मतलब ये कौन सी, पहली वाली कौन सी लैंग्वेज है, दूसरी कौन सी लैंग्वेज है, बताइए। पहली कौन सी लैंग्वेज है और दूसरी कौन सी? तो आप बोलेंगे पहली भी हिंदी और दूसरी भी हिंदी है, लेकिन कुछ तो अंतर है, अंतर है स्क्रिप्ट का। ये है आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये है आपकी हम बोल सकते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, और ये जो इंग्लिश की स्क्रिप्ट है उसमें है। ये स्क्रिप्ट अलग है, लैंग्वेज सेम है कि नहीं। तो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ होती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज ही नहीं, जैसे मैंने बताया लैंग्वेज 3 थी। ग्रीक लैंग्वेज यूज़ होती थी, ग्रीक लैंग्वेज और अरामिक लैंग्वेज। ठीक है, अरामिक लैंग्वेज जो खासकर इधर पे मतलब ये थे
खासकर ये जो आपके शहबाज गढ़ी और कांदाहर यहीं पे यूज़ हुए हैं, जो अफगानिस्तान साइड हमें देखने को मिले हैं। ग्रीक और अरामिक मोस्टली तो प्राकृत लैंग्वेज ही यूज़ हुई है। जो ग्रीक है ये ग्रीक स्क्रिप्ट में, ठीक है, ग्रीक जो है वो ग्रीक स्क्रिप्ट यूज़ हुई है यहाँ पे, और जो अरामिक है यहाँ पे अरामिक स्क्रिप्ट ही यूज़ हुई है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज मेनली, मतलब मेनली अगर बात करूँ तो प्राकृत हुई है, लेकिन टोटल 3 लैंग्वेज हैं, स्क्रिप्ट 4 हैं। प्राकृत लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है और उनमें से ब्राह्मी स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। ठीक है, अभी हमने मेजर की बात कर लिया, माइनर में आता है। वैसे ये माना जाता है कि माइनर रॉक एडिक्ट पहले लिखे गए थे, पहले इस तरह से लिखे गए थे, लेकिन क्योंकि ये अब ये मेजर और माइनर हमने किस बेसिस पे बोल दिया, सिंपल, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थरों में लिखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब संक्षिप्त कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, बहुत इलाबोरेटली नहीं लिखे हुए हैं और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, माइनर रॉक एडिक्ट की बात करूँ, कि माइनर रॉक एडिक्ट में पहली बात तो जितने भी ज़्यादातर हमें रॉक एडिक्ट दिखते हैं वहाँ पे अशोक का नाम देवनामी पियादसी मिलता है। क्या मिलता है? देवनामी पियादसी। ये अशोक का नाम मिलता है हमें इंस्क्रिप्शंस में, देवनामी पियादसी। सिर्फ कुछ ही इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पे अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। देवनामी पियादसी, यानी कि देवनामी का मतलब है देवों का, ठीक है, देवों का प्रिय, यानी बिलवेड ऑफ गॉड्स, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। बिलवेड ऑफ गॉड्स बताया है अशोक ने, इसलिए बताया है लोगों को कि बिलवेड ऑफ गॉड्स, ताकि लोग अशोक से डरें थोड़ा सा, है ना, कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने से पहले। ठीक है, बट हमारे 4 इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं, माइनर रॉक एडिक्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अशोक का नाम अशोक मेंशन्ड है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है मस्की, जो कि कर्नाटका में, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नेम अशोक मेंशन्ड इन मस्की स्टोन स्लैब। तो ये मस्की का ही स्टोन स्लैब है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये जो ये लिखा हुआ है, इसकी ये है अशोक देवनामी पियादसी। ज़्यादातर जगह तो देवनामी पियादसी लिखा है, लेकिन यहाँ पे देवनामी पियादसी अशोक। तो यहाँ से पता चला, अच्छा देवनामी पियादसी अशोक हैं, तब पता चला था, नहीं तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा था देवनामी पियादसी कौन है। तो यहाँ से पता चला जब मस्की में, अच्छा देवनामी पियादसी अशोक ही हैं, बिलवेड टू गॉड्स, दैट इज़ अशोक। तो ये लिखा हुआ अशोक, ठीक है। तो मस्की वाला है, और एक गुज्जर है आपका, ठीक है, और एक है आपका ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी, और एक है आपका आई थिंक निट्टूर वाला, ठीक है, हाँ निट्टूर वाला ही है, ठीक है। मस्की, गुज्जर, ब्रह्मगिरी, निट्टूर। जो आपसे एग्जाम में पूछेगा वही बताता हूँ, वो मस्की पूछेगा आपसे। मस्की से अगर थोड़ा और जाएगा तो गुज्जर। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि वो ब्रह्मगिरी और निट्टूर के पास गया है, ठीक है। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, ये पहले बता दो, देन आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग पिलर एडिक्ट्स देखेंगे, बिकॉज अभी हमने क्या, मैंने आपको बताया था कि एडिक्ट यानी कि उन्होंने कुछ लिखवाया है, 2 चीज़ों में लिखवाया है, एक तो चट्टान में और एक पिलर में, खंबे में। चट्टान देख लिए, 2 तरह के, मेजर और माइनर। मेजर 14, ये ध्यान रखना है हमें, और उन 14 में कौन सी लैंग्वेज और कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है ये हमें पता होना चाहिए। मोस्टली कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है, प्राकृत, और मोस्टली स्क्रिप्ट ब्राह्मी यूज़ हुई है, बिकॉज मासेस वही जानती थी। फिर हमें 14 ये पता चला कि उसमें 13वें में ये कलिंग वॉर के बारे में मेंशन करते हैं, कि किस तरह से कलिंग वॉर के बाद इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। और बाकी तो पहला वाला थोड़ा सा हमें मतलब पता होना चाहिए कि इसमें फेस्टिव गैदरिंग को वो उन्होंने कर रखा था, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें, देवनामी पियादसी इनका नाम है। ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन हैं सिर्फ 4 हमें एडिक्ट्स मिलते हैं, मस्की, गुज्जर और ब्रह्मगिरी, निट्टू, जिसमें मस्की और गुज्जर हमें पता होना चाहिए। मस्की आपका कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटका में, और जो ये गुज्जर वाला है, जिसको गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में, प्रेजेंट डे एमपी में पड़ता है, ऑलराइट। चलिए, क्लियर है। ब्रह्मानंद, आई होप क्लियर हो गया होगा। गुज्जर आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर कौटिल्य ने काहे पे लिखी थी अर्थशास्त्र, AIR 1 पूछ रहे हैं। देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र मतलब उन्होंने जैसे कि उन्होंने चीज़ें बताई थी, ठीक है, तो उनको किसी ने लिखा होगा, मतलब थोड़े बहुत उनके लिटरेरी सोर्सेज होंगे। फिर उसको आगे धीरे धीरे जो फर्दर किंग्स आए, उन्होंने लिखने का काम किया होगा, उसको और अपने हिसाब से हो सकता है उसको मॉडिफाई करवाया हो और उसको लिखवाया। उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं है, ठीक है, उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं है। वो एक्चुअली में जब किंग्स ने उसको मतलब लिखवाया होगा, उसको मॉडिफाई करवा के, तो हमें नहीं, ब्रिटिशर्स को मिली थी वो किसी एक ब्राह्मण के घर में। तो उन्होंने वही, तब उस समय चीज़ें वर्बली चलती थी कि मैंने आपको बता दिया, फिर किसी ने किसी को बता दिया, और वहाँ से वो चीज़ें लिखी गई, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें।
माइनर रॉक एडिक्ट हो गए आपके। अब आते हैं पिलर एडिक्ट में, यानी पिलर में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इस तरह से पिलर में। अब पिलर एडिक्ट कितने हैं टोटल? पिलर एडिक्ट की बात करें 7 हैं। अब ये 7 जब मैं बोल रहा हूँ पिलर एडिक्ट, अगेन आपको ये मतलब तुरंत दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि 7 खंभे हैं, ठीक है, 7 लाइनें हैं। जिस तरह उसमें 14 रॉक नहीं थे, 14 लाइनें थी उन रॉक्स में, उस तरह इन पिलर्स में 7 लाइनें हैं। क्लियर? अब वो 7 लाइनें क्या है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम लोगों ने रॉक में 14 लाइनें थी वो मैंने थोड़ी आपको बताई, उस इनमें भी वही धम्म का कॉन्सेप्ट ही बताया गया है, बट हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है इनमें क्या लिखा हुआ है। तो फिर हमें इनमें क्या जानने की ज़रूरत है? हमें ये जानने की ज़रूरत है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और इसमें किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। और इसलिए भी बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा पिलर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में इसके 4 कॉम्पोनेंट हैं। एक है खंबा, ठीक है, ये इन्वर्टेड लोटस आप देख पा रहे हैं, ये जिसमें कि ये ऊपर एक एनिमल बैठा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक तरह का हमारा खंबा हो गया, ठीक है। इस खंबे में अगर आप ध्यान से देखें तो इन्वर्टेड लोटस स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि पिकासो एक थे जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है, और उस पिकासो के बाद अगर कोई आता है तो वो मैं हूँ। जैसे उनकी पेंटिंग को भी कोई समझ नहीं पाता कि क्यों इतनी महंगी है, वैसे मेरी पेंटिंग को भी कोई समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक ये है, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि कोई एनिमल है, ठीक है। और एनिमल को कैसे ड्रॉ करें? तो ये कोई मतलब मान लो ये एनिमल है, कैसे ड्रॉ करें? तो ये आपका एनिमल लिख दिया मैंने, एनिमल, ठीक। आई थिंक एनिमल कोई मूवी भी आई है ना अभी। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं शाफ्ट। जो खंबा आप देख पा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज शाफ्ट। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको इन्वर्टेड लोटस बोलते हैं, ठीक है, यूजुअली लोटस ही होता है, इन्वर्टेड लोटस। ये जो है जिसके ऊपर वो एनिमल खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, इसको अबैकस बोलते हैं। और ये जो एनिमल, इसको एनिमल नहीं बोलते हैं, इसको कैपिटल बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल। तो जब भी आप सुने कि अशोकास कैपिटल, अशोका का कैपिटल, अशोका पिलर कैपिटल, तो कैपिटल का मतलब है उस खंबे के ऊपर जो एनिमल बैठा हुआ है। बट खंबे से जस्ट ऊपर अगर हम बात करें एक इन्वर्टेड लोटस, उससे ऊपर अबैकस है, उस अबैकस के ऊपर एनिमल बैठा हुआ है। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप देखिए, ये जो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं ये क्या है? बुल है। ये जो बुल है ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन की पिक्चर है, ठीक। तो ये हमने क्या किया, एक रामपुरवा में एक इनका पिलर एडिक्ट था, तो वहाँ से हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये आप कि जितने भी पिलर एडिक्ट हैं, इसको मैं आपसे मैं हटा दूँ या फिर आगे जगह है? आगे जगह नहीं तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया था। ये शाफ्ट हो जाएगा, ये आपका इन्वर्टेड लोटस है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं जिसमें ये एनिमल हमारे बैठे हुए हैं, अबैकस होता है, और ये है मतलब कैपिटल, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं, जो 7 लाइंस हैं, ये सारे उसमें मेंशन नहीं है, पहले बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है, सब में मेंशन नहीं है। और ये जो 7, और ये भी नहीं है जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था 14 हमारे रॉक एडिक्ट है ना, तो ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ पे हमें मिले वहाँ पे सब में 14 लाइनें थी। हमें ये पता है कि यहाँ 14 मैक्सिमम लाइनें थी, लेकिन सब में 14 लाइनें थी। उसी तरह ये जो आप 7 लाइनें, ऐसा नहीं कि सब में 7 लाइनें थी। काफ़ी सारे पिलर एडिक्ट ऐसे मिले जहाँ पर एक भी लाइन नहीं थी, बट उसको भी हम पिलर मानते हैं कि अशोका का पिलर है, अशोका का वो स्तंभ है, लेकिन उसमें एक भी लाइन नहीं थी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका, जैसे कि आपका एक आई थिंक वैशाली में था जो हमें मिला, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं थी। और एक हमें मिलता है दिल्ली से, दिल्ली टोपरा उसको बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट। ये एकमात्र है ओनली पिलर एडिक्ट, ओनली विद पिलर एडिक्ट विद 7th लाइन या फिर 7th एडिक्ट। अभी मैंने बताया एडिक्ट का मतलब लाइंस, ठीक है, तो 7 लाइंस, लेकिन जितने भी मिले किसी में भी 7 लाइन नहीं थे सिवाय इसको, दिल्ली जो टोपरा का है, सिर्फ इसी में ही 7th एडिक्ट हमें मिलता है। क्लियर? और कुछ चलिए अभी लैंग्वेज भी देख लेंगे कि लैंग्वेज इसमें से सिर्फ एक ही यूज़ हुई है, ठीक है, ओनली 1 लैंग्वेज एंड ओनली 1 स्क्रिप्ट, ओनली 1 लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी होगी? वो ऑब्वियस सी बात है प्राकृत ही होगी, और एंड 1 स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट कौन सी होगी? वो ब्राह्मी होगी, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया, ठीक। अब यहाँ पे जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रही हैं कहाँ से हम लेके आए? रामपुरवा से, रामपुरवा, और उसको वहाँ की कैपिटल थी ये बुल, जो कि प्रेसिडेंट हाउस में रखा हुआ है। ये CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो आप राइट साइड में देख पा रहे हैं ये कहाँ का है? ये सारनाथ का है,
सारनाथ का पिलर का ये कैपिटल है। और इसको आई होप सभी जानते होंगे, ये हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम है। 24 जनवरी 1950 को हमने इसको अपना नेशनल एम्बलम घोषित किया, ठीक है, 24 जैन 1950 को। यहाँ पे क्या आपको दिख पा रहा है, यहाँ पे आपको एक व्हील दिख रहा है। अब मुझे बताइए बुद्ध जी की लाइफ के कौन से इंसिडेंट से व्हील एसोसिएटेड है। इस व्हील को के अराउंड आपको ये 4 एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो इस पूरे चक्र को घुमा रहे हैं, इस पूरे लाइफ के एग्जिस्टेंस को चला रहे हैं। और ये जो हमें सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या तो यहीं पे लिख देते हैं, जो सारनाथ वाला आपका पिलर इंस्क्रिप्शन है ये अशोक का धम्म चक्र प्रवर्तन दिखाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, यानी कि जो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, जो पहला सरमन दिया था, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए अशोक ने ये बनवाया था, ठीक है, यहाँ का सारनाथ वाला फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। और उसका जो सिंबल है वो व्हील है। और इस व्हील को कितने एनिमल्स घुमा रहे हैं, 4। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्स। ये कौन सा एलिफेंट है, यहाँ पे लिख दूँ क्या है, रुको यहाँ पे लिख देते हैं राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में सारे लिख देते हैं, ठीक है, एक साथ। तो 4 यहाँ पे एनिमल थे, एक तो एलिफेंट, दूसरा हॉर्स, तीसरा ऑक्स और चौथा था लायन आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके 4 लायन हैं बड़े बड़े जो कि दहाड़ रहे हैं, ठीक है। और जो धम्म का कॉन्सेप्ट है वो सबको दहाड़ दहाड़ के बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड लोटस हो गया एंड दिस इज़ योर अबैकस। तो ये कहाँ पे मिला, सारनाथ में। तो रामपुरवा बुल है, रामपुरवा बिहार में, वहाँ से इसको लेके। और जो रामपुरवा वाला था ना, रामपुरवा वाला जहाँ से इसको निकाल के लाए, उसमें भी एक भी एडिक्ट नहीं था, एक भी लाइन नहीं लिखी हुई थी इसमें भी। जैसे वैशाली वाले में नहीं लिखी हुई थी, वैसे इस वाले में भी नहीं लिखी हुई थी एक भी लाइन, ठीक है। लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है, बाकी सब हमें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि और भी थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लौरिया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, लौरिया अराज, लौरिया है, ठीक है, कुछ और मत प्रोनाउंस करिएगा इसको, लौरिया नंदगढ़, ठीक है, ये हैं आपके बिहार में, ठीक है। अब अगर हम कैपिटल की बात करें, सर कैपिटल में कौन कौन एनिमल देखने को मिलते हैं, तो ये ज़्यादातर में लायन देखने को मिलते हैं। 4 लायन है, जैसे एक इसमें एक ही लायन है, तो ये हमें वैशाली में देखने को मिलता है जहाँ पे एक ही लायन है, ठीक। बुल देखने को मिलता है, रामपुरवा में बुल था, और कहीं कहीं पे एलिफेंट देखने को मिलता है, और कहीं कहीं पे कुछ नहीं देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बनवाया नहीं, हो सकता है कोई उखाड़ के ले गया हो एंशिएंट टाइम में, जो हो सकता है इस्लामिक इन्वेजन हुआ उस टाइम पे कोई आया वो उखाड़ के ले गया, उसको अपने यहाँ रख दिया हो जाके, ठीक है। तो मतलब काफ़ियों में नहीं मिले, और काफ़ी में जो मिले हमें, तो 3 तरह के एनिमल मिले। ज़्यादातर में लायन मिला, बुल मिला, या फिर एलिफेंट मिला, ठीक है। और रॉक एडिक्ट की अगर बात करें तो 7th रॉक एडिक्ट सिर्फ ये जो दिल्ली टोपरा का है वहाँ पे मिला, ठीक है। और जिनमें कुछ हैं जिनमें कि बिल्कुल ही नहीं मिला, एक भी एडिक्ट नहीं मिला, जैसे रामपुरवा जहाँ से इसको बुल को लेके आए बिहार में, वहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। तो होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। और हमारे कुछ आर्किटेक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बराबर हिल केव्स, ये मैंने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी जब MCQ सॉल्व कर रहे थे। ये बराबर हिल केव्स हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही स्टार्ट किया था आपने अजंता एलोरा केव्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। केव का मतलब क्या होता है, गुफा बना देना चट्टान को खोद के। तो इन्होंने क्या किया, चट्टान को खोद के, बराबर ये बिहार में है। और ये केव्स को क्या करते थे, फिर दे दिया करते थे जो उस पर्टिकुलर धर्म के जो गुरु होते थे। जैसे ये बुद्धिस्ट के लिए केव्स बनवाई किसने, अशोका ने। बुद्धिस्ट के लिए केव्स बनवाई किसने, अशोका ने। ऐसे कुछ हमारी और भी केव हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ लोमस ऋषि केव, लोमस ऋषि केव, ये भी माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बनवाया, और ये भी आपका बिहार में है, ठीक है। एक और है नागा अर्जुनी केव, ठीक है, नागा अर्जुनी गुफा केव। ये माना जाता है कि अशोक के जो पोते थे दशरथ मौर्य, उन्होंने इसको बनवाया, ठीक है। ये भी बिहार में है, दशरथ मौर्य। और ये मतलब उन्होंने जो आजीविका सेक्ट है उसको वो डिवोट करी। क्लियर। तो अब हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ें उससे पहले एक चीज़ कि क्या अशोक पे ही ये डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अशोक के जैसे पोते और फिर आगे जो कुछ रूलर्स आते रहे, लेकिन वो उतने कैपेबल रूलर्स थे नहीं, इसलिए बाद में जाके डायनेस्टी का अंत हो जाता है। और इसके जो लास्ट रूलर थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज जहाँ पे आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी कि लास्ट रूलर कौन थे, इसके बृहद्रथ थे। पुष्यमित्र शुंगा एक इनके कमांडर चीफ हुआ करते थे मौर्य डायनेस्टी में, बृहद्रथ के अंडर में ही उन्होंने इन बृहद्रथ को हरा दिया और शुंग वंश की स्थापना करी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज अब हम जो कल से लेक्चर करेंगे वहाँ पे इससे आगे से पढ़ेंगे। डिफीटेड बाय पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र
मित्र सुंग। ऑलराइट, अब यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बता दो, देन हम बात करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पे। लास्ट पेयर बृहद्रथ था, बिल्कुल अनुराधा, सौरभ। बस थोड़ा सा और बाकी है, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा देखेंगे, है ना। पिलर कितना था वो हमें देखो, अभी मैंने क्या जब रॉक पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था अविनाश की रॉक हमारे इतने थे, नहीं, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं थी कितने क्या रॉक मिले। हो सकता है कि कुछ और रॉक हमें कुछ खोज चलती रहती मिल गया तो ना ही हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है कितने पिलर कहाँ कितने पिलर मिले ना, हमें ये जानना है कि कितने एडिक्ट थे उसमें, बस। मेजर रॉक में 14 और पिलर में 7, बस बात ख़त्म। ठीक, एमसीक्यूज़ का टाइम है अभी नहीं, एमसीक्यूज़ का टाइम नहीं है प्रवीण। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस तरह का इनका प्रशासन था। तो प्रशासन बहुत ही तगड़ा था, तगड़ा होना भी था क्योंकि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना था तो भाई तगड़ा तो रखना ही था। तो इनके मतलब कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी थी इसको लेके, कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी। सप्तांग थ्योरी का मतलब है कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग 7 एलिमेंट्स होते हैं, 7 एलिमेंट्स थे या फिर 7 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने के लिए। पहला तो होता है किंग, ठीक है, जिसको कि हम राजा बोलते हैं, ठीक है, तो राजा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरीज, इनको बोला गया अमात्य, इनको क्या बोला जाता था, अमात्य, ठीक है। कौटिल्य जी सेक्रेटरी बोल के नहीं है, वो अमात्य बोल के गए हैं, ठीक है। फिर होती उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन की टेरिटरी, टेरिटरी मतलब टेरिटरी का हम बोल सकते हैं जनपद, ठीक है, जनपद जहाँ पे जन के पद पड़ गए, है ना, वही उसकी टेरिटरी हो गई, हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है। किला होता है जिसको कि हम फोर्ट बोलते हैं, उसको उस टाइम पे दुर्ग बोला जाता था, ठीक है। ज़रा बताइए किस पर्टिकुलर गॉड को डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स के नाम से जाना जाता था, बताइए। पुरंदर, जिसका मतलब होता था डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, जो अर्ली वैदिक पीपल थे उनकी बहुत वर्शिप करते थे। फिर होता है हमारा ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना, जहाँ पे पैसा रखा जाता है, दैट इज कोश, ठीक है। 6th होता है हमारा आर्मी, ठीक है, जिसको कि सेना बोला जाता है, ठीक है। और 7th होता है हमारा फ्रेंड, फ्रेंड से भी हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, मित्र, ठीक है। तो वो थे हमारे इंद्र भगवान, ठीक है, जिनको कि पुरंदर बोला गया ना। अब जो किंग होता था उसके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे और कुछ उसके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होते थे, ठीक है। किंग तो हर काम जाके करेगा नहीं, जिस तरह से अगर हम देखें तो जो मतलब सरकार होती है, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है ना, हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। फिर उनके मतलब बहुत सारे डीएम है ना, है कि नहीं, डीएम है, बहुत सारे लेखपाल हैं, बहुत सारे पटवारी हैं। ये क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही तो संभाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो संभाल रहे हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी हमारे ऑफिसर्स रहते थे, तो उन ऑफिसर्स को हम किस नाम से जानते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं, सारे यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे पैसे को लेके, है ना, हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट थे, सानिधाता और समाहर्ता। सानिधाता और समाहर्ता, इन दोनों को काम किया था। समाहर्ता का काम था, ये एक तरह का कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू था, मतलब इसका ये था कि पैसा कलेक्ट करना, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, मतलब ये जैसे कि बंदा जाएगा, ठीक है। अब होता क्या था कि जैसे लैंड पड़ी हुई है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो आपका हाउस टैक्स पड़ता है, या फिर आप कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं तो आपका टैक्स पड़ेगा, चाहे आप रहें चाहे ना रहें। उस समय भी ऐसा था कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर लैंड आप ओन कर रहे हैं तो उसमें टैक्स पड़ेगा। तो समाहर्ता जी हमारे जाते थे, उसका पर्टिकुलर वो लगाते थे कि हाँ इसमें इतना प्रोड्यूस हो सकता है, बिकॉज जो टैक्स देना होता था उस समय वो या तो आप पैसे के फॉर्म में दे दो, या फिर आप कुछ भी जो आप प्रोड्यूस करो, जैसे कुछ भी मतलब हम बोल सकते हैं आप टोमेटो प्रोड्यूस करो, पोटैटो, जो भी उस समय प्रोड्यूस होता था उसके फॉर्म में भी दे सकते हैं, लोगों के पास ऑप्शन था। तो वो उसी हिसाब से टैक्स को डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लैंड, समाहर्ता। और सानिधाता जो है, जो कलेक्ट होकर पैसा जो आ गया है उसको देख रेख करते थे। तो अच्छा मुझे ये बताइए, देखते हैं आपका ब्रेन पावर थोड़ी सी, इन दोनों में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मौर्यास के लिए, सानिधाता या फिर समाहर्ता, बताओ जरा, देखते हैं आप लोगों का दिमाग कहाँ तक चलता है। 2 तरह के कोर्ट सेटअप किए थे, 2 टाइप्स ऑफ
कोर्ट्स। अब देखो कोई भी केस होता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी केस होता है, अगर जिन लोगों ने मेरे से पॉलिटी पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि हमारे दो तरह के मैटर होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई डाउरी वाला मसला है, ठीक है, तो वो उसको हम अलग रखेंगे। कोई मर्डर वाला मसला है तो उसको हम अलग अलग रखेंगे। कोई दहेज वाला है उसको अलग रखेंगे, और किसी का कत्ल कर दिया उसको हम अलग रखेंगे। जो डाउरी हो गया, या फिर टैक्स किसी ने नहीं भरा, या फिर घर में झगड़े हो गए, तो उनको हम सिविल मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरह की कोर्ट थी, एक तो सिविल कोर्ट थी और दूसरी होती थी क्रिमिनल कोर्ट। मान लो कि किसी ने क्राइम कर दिया कुछ, जैसे अशोका के समय जानवर को मारना वॉज अ क्राइम, ठीक है, तो क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल जो कोर्ट हुआ करती थी, इसको कौन, मतलब पहली बात तो इसको बोलते क्या थे, या फिर पहले हम ये देख लेते हैं कि हाँ पहले बोलते क्या था और फिर इसको कौन मतलब चलाता था, ठीक है। तो धर्मस्थीय न्यायालय, ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय। चलो यहाँ पे मैं न्यायालय भी लिख देता हूँ, न्यायालय, ठीक। जैसे कि हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वैसे ये भी न्यायालय थे, कोर्ट थे। तो धर्मस्थीय न्यायालय मतलब सिविल वाला मैटर देखेगा। और कौन देखेगा इसको? व्यवहारिका, ठीक है। धर्म का मतलब, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? व्यवहारिका, व्यवहारिका भाई ये व्यवहार देखता था। अभी मैंने बताया सिविल केसेस में क्या आएगा कि घर के लोग आपस में व्यवहार मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में व्यवहार, थोड़ा सा संबंध जो है खराब हो गए हैं, तो वो सिविल मसले में जाएगा। तो व्यवहारिका ही तो देखेगा, व्यवहार जो संभालता हो, व्यवहार को जो अच्छे से जानता होगा, ठीक है। क्रिमिनल वाले की अगर हम बात करें, क्रिमिनल कोर्ट को किस नाम से जानते थे? तो इसको हम जानते थे कंटका शोधन न्यायालय। और इसको कौन देखता था? न्यायालय। इसको प्रदेष्टा देखता था, ठीक है, प्रदेष्टा। क्लियर? ये हो गया हमारे। और भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, गोपा जी होते थे एक, गोपा। इनका काम क्या होता था? ये अकाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अच्छा, एक अकाउंटेंट जनरल भी हुआ करते थे, जो इनसे ऊपर वाली पोजीशन बोल सकते हैं। एंड ही वॉज अक्षपटल, ठीक है, ध्यान रखना, अक्षपटल। ये होते थे हमारे अकाउंटेंट जनरल, यानी कि पूरा जो अकाउंट वगैरह रखते थे, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल। एक होते थे हमारे नगर का, ठीक है, उनको बोलते थे नगरिका। अब ये कौन होंगे? नगर का, जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक शहर का पूरा जो हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्था देखने का काम होता था नगर का। और एक इम्पॉर्टेंट है सीताध्यक्ष, ठीक है, सीताध्यक्ष का काम क्या होता था? इनका काम होता था, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फिर एक ऐसे होते थे हमारे समस्थाध्यक्ष, ठीक है, समस्थाध्यक्ष। सब में अध्यक्ष लास्ट में आपको मिल जाएगा। सीता जी, ऐसे याद कर लो, सीता जी एग्रीकल्चर देखती थी, ठीक है। संस्था यानी कि संस्था पूरी देखते थे कि भाई व्यवस्था सब ठीक है कि नहीं, संस्था ठीक है कि नहीं, कहाँ पे? मार्केट में, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल थे मार्केट के लिए। ऐसे हमारे एक थे एक नाव अध्यक्ष, ठीक है, नाव अध्यक्ष। तो ये क्या देखेंगे भाई? नाव के अध्यक्ष हैं, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो ये नाव के लिए, यानी शिप्स, क्योंकि नेवी भी मेंटेन कर रखी थी। जो हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें नेवी भी हमें देखने मिलती है, तो उसको ये मेंटेन करके रखते थे नाव अध्यक्ष। फिर ऐसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था शुल्क अध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष क्या करते थे? शुल्क अध्यक्ष करते थे शुल्क, यानी कि टोल टैक्स लेते थे। ये क्या करते थे? टोल टैक्स लेते थे। हमें पता है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे मतलब एक कॉमन एंट्रेंस होता था, वहाँ से चीज़ें आती थी, बाहर जाती थी, तो वहाँ पे शुल्क अध्यक्ष अपना शुल्क लेते थे। और एक और टाइप ऑफ मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, दैट इज धम्म महामात्रा। अब ये जो धम्म महामात्रा है, ऐसा नहीं कि सारे मौर्यन रूलर्स ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको भी बिठा के रखा था, नहीं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे नहीं थे, ना ही बिंदुसार के टाइम पे। ये किसके टाइम पे आए होंगे? अशोक के टाइम पे, यानी कि इट वॉज द न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाई अशोक। जिनका काम क्या था? न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाई अशोक। कि जो ये पिलर्स में हमने लिख रखा है, जो हमने धम्म का कॉन्सेप्ट बता रखा है कि रिलीजियस गैदरिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और ये डायरेक्टली आंसरेबल था किसको? अशोक को। तो धम्म महामात्रा जो है इसको अशोक ने क्रिएट किया। अशोका का जो धम्म था, क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं, उसको देखने के लिए। ऑलराइट, अब जो हमारे ये थे, कौन थे ये, क्या नाम है इनका? मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका किताब लिखी।
तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये लिख रखा था कि जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोकल लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये नगर पालिकाओं का, ये टोटल 6 कमिटीज़ में बटा हुआ है और हर कमिटी में 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स ईच, यानी कि टोटल 30 लोग हैं, उसमें से 6 कमिटी हैं तो 5 मेंबर्स ईच हो गए। ऐसे इन्होंने फिर एक चीज़ बोली कि जो इस समय आर्मी मेंटेन की जा रही थी वो भी 30 लोगों की थी, जिसमें 6 कमिटीज़ थी और 5 मेंबर ईच थे उसमें, यानी कि नेवी के अलग और मतलब आपका ये जो आर्मी जो हम बोलते हैं ना थल सेना जिसको बोलते हैं उसका अलग। तो इस तरह से उन्होंने ये बोल रखा था, बट इस पर हम ज़्यादा बिलीव करते नहीं हैं। रीज़न बीइंग कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अलग चीज़ें मेंशन्ड है जो कि हमने थोड़ी सी अभी चीज़ें पढ़ी और ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि ये जो मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में क्या मेंशन कर रखा था, अगर पूछ ले तो थोड़ा सा हमें पता हो कि क्या इन्होंने मेंशन कर रखा था। बाकी हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली में गलत माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनको थोड़ी ना उतना पता होगा जितना कि कौटिल्य को पता होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें सोसाइटी वगैरह की, और हाँ ये आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उस समय, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे कि मान लो कि आज सेंटर में बीजेपी का रूल है और हर स्टेट इंडिया के ऑलमोस्ट जितना स्टेट है हर वहीं पे बीजेपी का रूल हो जाए, या फिर चलो अभी भी जितने स्टेट में रूल है बीजेपी का, तो किस तरह से है, जैसे सेंट्रल प्रोविंस सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, ठीक है। अब ऐसे समझ लो वेस्टर्न में, ठीक है, तो मतलब जो हमारे मान लो कि राजस्थान में सरकार आ गई, ठीक है, बाकी जो स्टेट है गुजरात वगैरह में वहाँ पे क्या बिठा रखे हैं, चीफ मिनिस्टर बैठा रखे हैं, ठीक है। ईस्टर्न में मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे स्टेट है वहाँ चीफ मिनिस्टर बैठा रखे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट में बिठा रखे हैं, जैसे मान लेते हैं यूपी वगैरह में, सदर्न स्टेट जो कुछ होंगे वहाँ पर इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर बैठा रखे हैं, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर एक तरह से हम बोल सकते हैं ये क्या हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रोविंस को रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रल प्रोविंस था दैट इज़ ये वाला जो हिस्सा जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, मगध, ये सेंट्रल प्रोविंस था। अब इतने पार्ट में रूल था तो इसको प्रोविंसेस में बांट दिया था। इसको बोला गया उत्तर पथ जो कि तक्षशिला तक था, तक्षशिला तक उत्तर पथ कहलाता था। ईस्टर्न अगर बात करें तो इसको प्रश्य पथ बोला जाता था। वेस्टर्न इसको हम अवंती पथ बोलते थे, और जो सदर्न तक था इसको हम दक्षिण पथ बोलते थे। और दक्षिण पथ और उत्तर पथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि दक्षिण पथ आपका जाता है सुवर्णगिरी तक, वेस्टर्न जो आपका जाता है यानी कि दैट इज़ अवंती पथ, ये उज्जैन तक अवंती जहाँ पे जिसको कि शिशुनागा ने कैप्चर किया था, और प्रश्य पथ आपका जाता है कलिंग तक जिसको कि अशोक ने कैप्चर किया था। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया ताकि अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा आपको चीज़ें पता हों। नाउ कमिंग ऑन टू कि इस समय इकोनॉमी और सोसाइटी किस तरह से थी, ठीक है। इकोनॉमी और सोसाइटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सोसाइटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी वैसी थी जैसे पहले थी, यानी कि 4 वर्ण थे हमारे। वो 4 वर्ण कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक। और कौटिल्य जो अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी उनका थोड़ा सा रिजिड मतलब रिजिड ओपिनियन था इसको लेके कि मतलब कोई भी जो लोअर क्लास का है, ठीक है, वो अपर क्लास से शादी नहीं कर सकता है और लोअर क्लास से कोई किंग नहीं बन सकता है। इस तरह से इनका काफ़ी सारा मानना था, लेकिन वो हमें मानने ना मानने से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं और नहीं हमें जानने की ज़रूरत है वो चीज़ें। हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसने 4 वर्ण में सोसाइटी को नहीं बताया, उसने ये बताया कि 7 वर्णों में डिवाइडेड थी, 7 क्लासेज में, अब वर्ण नहीं 7 क्लासेज लिख लेते हैं, में डिवाइडेड थी, जो कि बिल्कुल ही सत्य नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें भी पता है कि ब्राह्मण आज भी एग्जिस्ट करता है, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो 7 वर्णों में नहीं था, बट ये इंडिका में लिखा था और ये चीज़ पूछी भी गई सीजीएल 2023 में। इंडिका में ही मेगास्थनीज ये बोलते हैं कि कोई स्लेवरी थी ही नहीं, जो कि अगेन गलत है। क्यों? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि ये जो हमारे कौटिल्य जी हैं अपनी अर्थशास्त्र में ये मतलब चीज़ बता के गए हैं कि किस तरह से एक किंग को स्लेव्स मेंटेन करने चाहिए, और वो स्लेव कौन होंगे, यूजुअली शूद्राज होंगे, और उन स्लेव से एग्रीकल्चर करवाते थे लोग, क्योंकि इतना बड़ा टेरिटरी था। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या करते थे ये जो शूद्रास थे, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर का करने का काम होता था ये वैश्य का होता था, वैश्यास का। तो क्या करते थे, शूद्रास से भी ये एग्रीकल्चर करवाते थे और उनको स्लेव्स के तौर पे ये बोलते थे कि स्लेव्स के तौर पे उनको रखना है। तो ऑब्वियस ये बात उन्होंने खुद ही जिक्र कर रखा है, और इतनी आइडियल सोसाइटी तो थी नहीं उस समय की कोई स्लेवरी होगी ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो और एक चीज़ हमें जो अर्थशास्त्र से पता चलती है दैट इज़ कि विमेन ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन, विमेन ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन, और ये आर्मी का भी पार्ट थी। जो मैंने विश करना है आपको बोला, तो क्या है वो ऐसे थोड़ी ना, अनऑफिशियल थोड़ी ना, वो आर्मी का पार्ट है वो विश करना है। तो विमेन ने भी आर्मी का पार्ट थी और हाई पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रखा था। आगे आगे हम देखेंगे धीरे धीरे किस तरह से विमेन की कंडीशन और डिटेरिएट होती जाएगी
और वेमेन जैसे जब हम गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेमेन कहीं हमें दिखेंगी ही नहीं, ठीक है। तो हमें सोसाइटी ये पता होनी चाहिए 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, बट इंडिका में ये मेंशन है कि 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी और कोई स्लेवरी थी ही नहीं, ऐसा मेगास्थनीज ने बताया था। इकोनॉमी की अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हमारे टैक्स हुआ करते थे और टैक्स 1/6 हुआ करता था, बट धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़े तो ऐसा नहीं कि 1/6 पे फिक्स था टैक्स, वो 1/4 से लेके 1/6 तक था, ठीक है। 1/4 से लेके 1/6 तक था टैक्स। जैसे कि अशोक थे, उन्होंने जो लुम्बिनी प्रोविंस था, क्योंकि वो हमारे गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस था, इसलिए वहाँ पे उन्होंने टैक्स को काफ़ी कम कर रखा था, कि उनको एग्जेम्पशंस दे रखे थे और उन लोगों को बाली भी नहीं पे करना होता था। अब आप कमेंट में बताएंगे बाली क्या होता है, व्हाट इज़ बाली, बाली क्या होता है। और इन लोगों ने ध्यान रखना पोर्ट्स भी मेंटेन कर रखे थे, यानी कि बंदरगाह भी मेंटेन कर रखे थे। जैसे अगर मैं बात करूं वेस्टर्न जो प्रोविंस है वहाँ पे 2 पोर्ट आपको पता होने चाहिए, तो भरोच और सुपारा, ठीक है। और ईस्टर्न साइड में यानी कि ईस्टर्न पार्ट में एक पोर्ट आपको याद रखना है ताम्रलिप्ति, जो कि प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ताम्रलिप्ति, ठीक है। बस ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो बाली एक थी वॉलेंट्री ऑफरिंग, वैदिक टाइम पे जो मगध के टाइम पे हमने देखा कि क्या हो गई, कंपलसरी हो गई थी, बट ये कंपलसरी लुम्बिनी के लोगों के लिए नहीं थी, तो हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। भोग क्या था, भोग, तो भोग वॉज अ फॉर्म ऑफ टैक्स जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, है ना। बट जो बाली थी दैट वॉज वॉलेंट्री ऑफरिंग, ठीक है, जो कि लोग किंग को करते थे जब वो किंग से मिलने आते थे तो। ऑलराइट, और यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। अब हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस। बहुत नहीं पढ़ा दिया, ठीक है, बहुत नहीं पढ़ा दिया, बहुत सारी चीज़ें आपको बातें बता दी आपको, इसलिए सब बहुत सारी बातें बता दी ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाए। चीज़ें तो जो जितनी मैंने लिखी हैं सिर्फ उतनी याद करनी है आपको, ठीक है। और मैंने आपको जो स्टोरीज़ बताई वो इसीलिए ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में सेटल हो जाएँ। अब जब हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ा था तो वहाँ पे कोई स्टोरी थी नहीं, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे और आप पाएंगे कि जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं उनसे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आराम से अभी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करिए जल्दी से। फिर चंद्रगुप्त को किंग क्यों बनाया कौटिल्य ने जब वो लोअर कास्ट के थे। तो AIR-1 एक्चुअली कौटिल्य का ये मानना था कि अगर कोई हायर कास्ट का है, ठीक है, हायर कास्ट का है, ठीक है, और वो लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है, तो वो किंग बनने के लायक है, वो राजा बन सकता है। लेकिन अगर कोई लोअर कास्ट का है और उसने हायर कास्ट की लेडी से शादी कर ली, वो किंग उसका बेटा बनने के लायक नहीं है, मतलब लोअर कास्ट वाला नहीं बन सकता है। तो उस समय उनका ये मानना था कौटिल्य जी का कि जो वो नंदा था वो हायर कास्ट से था, भले वो जो मूरी थी वो लोअर कास्ट से थी, तो इसलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो किंग बन सकते हैं, ये मानना था उनका, ठीक है। सर हम न्यू स्टूडेंट, सर क्या PDF मिल सकती है क्योंकि साथ नोट करते हुए हैं। तो अगर आप बैच में हैं माई मोटिवेशन तो बिल्कुल मिल जाएगी आपको, ठीक है, बाकी तो नहीं तो फिर आपको बनानी पड़ेगी, बिकॉज ये बैच की वीडियोज़ हैं जो लाइव फ्री चल रही हैं यूट्यूब पे। अशोक अपॉइंटेड हु टू सॉल्व दी सोशल प्रॉब्लम इन इज रीजन। तो अभी हम लोगों ने देखा किसको अपॉइंट किया था, धम्म महामत्ता को, ठीक है। धम्म, अशोक नहीं तो धम्म का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। समहारता क्या करते थे, समहारता, अच्छा मैंने आपसे पूछा था, पता नहीं आपने क्या आंसर दिया। मैंने पूछा था कि सानिदाता और समहारता में कौन इंपॉर्टेंट होगा, समहारता इंपॉर्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करता था। अब भाई सानिदाता तो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर हैं, बैठ के देख रहे हैं कि हाँ इसको कि कोई इसको चुरा के ना ले जाए, लेकिन सोचो कलेक्ट करने का काम किसका है, समहारता का। तो जितना ज़्यादा कलेक्ट करेगा तो उतना ही अच्छा रहेगा ना, है कि नहीं। तो समहारता वॉज मोर इंपॉर्टेंट। विच रूलर वॉज कॉल्ड एज अमित्रोकेट्स बाई द ग्रीक्स। ग्रीस के द्वारा अमित्रोकेट्स किसको बोला गया, यूनानियों द्वारा किस शासक को अमित्रोचेट्स कहा जाता था। तो ये कहा जाता था किसको, बिंदुसार को, है ना, बिंदुसार अशोक का पुत्र। हु विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य ओवर थ्रू धनानंद द लास्ट नंदा रूलर। अब जल्दी जल्दी स्पीड में करेंगे बिकॉज एकदम हलवा क्वेश्चन है। कौटिल्य ने धनानंदा को हराया किसकी हेल्प से, चंद्रगुप्त मौर्य, सिंपल। 4th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मैनी ऑफ चाणक्याज आइडिया वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र, ठीक है। पनाडा हरीश सही है। मनीष SSC विलेज एस्पिरेंट,
डेलिकेट ड्रीम्स। चलो तो आंसर क्या होगा, दोनों सही होंगे, बिकॉज हमने देखा कि जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे वो चाहे रॉक इंस्क्रिप्शंस हो चाहे पिलर इंस्क्रिप्शंस हो, पिलर तो सारे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में थे, और रॉक इंस्क्रिप्शंस की बात करें अगर जो हमारे चट्टानों में जो शिलालेख लिखे गए उसमें से तो मोस्टली लैंग्वेज हमारी प्राकृत यूज़ हुई और स्क्रिप्ट ब्राह्मी, बाकी यहाँ लैंग्वेज और भी यूज़ हुई जैसे कि ग्रीक हो गई, अरामिक हो गई, लेकिन मोस्टली कौन सी यूज़ हुई, प्राकृत एंड स्क्रिप्ट ब्राह्मी। मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू कोर्ट ऑफ डैश बाई द रूलर। तो मेगास्थनीज को किसके द्वारा भेजा गया था, तो मेगास्थनीज को भेजा था सेलिकस निकेटर ने, ठीक है, सेलिकस निकेटर ने भेजा था। तो आंसर क्या होगा, किसके कोर्ट में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के, और कहाँ से था, ग्रीस से था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीक। सिक्स्थ, अशोक फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा। कलिंगा वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल डैश। तो कलिंग कोस्टल कौन सा स्टेट था, मद्रास, उड़ीसा, बॉम्बे या फिर बंगाल। सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, कोस्टल उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट बिलोंग टू मौर्य डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश का नहीं था। और एक चीज़ कि मैंने आर्किटेक्चर में स्तूपा नहीं पढ़ाया है, क्यों, क्योंकि स्तूपा हम पहले पढ़ चुके हैं, स्तूपा हम लोग पहले देख चुके हैं, मैंने सब कुछ आपको बताया था। जल्दी से बताओ, अच्छा कि ये तो हो गया अंड, ठीक है, ये हो गया छत्र, और ये जो रखा रहता था यानी कि छत्र, ये हो गया टॉप वाला, ठीक है, छत्र हो गया, ये हो गया आपका अंड, ये क्या था, ये क्या होता था जो बीच में है। तो आंसर क्या होगा, डिड नॉट बिलोंग टू मौर्य डायनेस्टी। बिंदुसार भी है, अशोक भी है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, बिंबिसार नहीं है, बिकॉज ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये, जो कि पहली डायनेस्टी थी मगध रूल में, मगध प्रोविंस में। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मौर्यन रूलर हु ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। कौन सा पहला मौर्यन शासक था जिसने कि इंस्क्रिप्शन शिलालेखों के थ्रू अपना संदेश फैलाना लोगों तक स्टार्ट किया कि भाई मान जाओ नहीं तो बहुत ले जाओगे, ठीक है। तो आंसर अशोका, और इसको बोलते हैं हर्मिका, ठीक है। सभी ने सही उत्तर दिया। किस किस ने उत्तर दिया, अविष्ठा चक्रवर्ती और भी देगा था, काफ़ी लोगों ने दिया ना, मांडवी, सृष्टि, अंकिता, बिनोय, चलो नौशद आलम। 9th number question, which of the following names was used for the Indian subcontinent by ancient travelers like Megasthenes, Fahim, Hunsang, Al-Biruni, Ibn Battuta, that is etc. for active contribution of Indian traders। तो कौन से शब्द का यूज़ किया होगा, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण जगत, स्वर्ण बेट या फिर स्वर्ण देश। तो वैसे बात है स्वर्ण भूमि का यूज़ किया होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है बट ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10th, विच टू किंग्स फॉट इन द बैटल ऑफ एडाप्सिस। पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एडाप्सिस का जो बैटल हुआ था वो किन दो के बीच में हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच में। अलेक्जेंडर आया था, झेलम नदी के किनारे हुआ था ये। झेलम का जरा मुझे बताइए वैदिक या फिर एंशिएंट नेम क्या है। और पोरस भले इसमें डिफीट हो गया बट अलेक्जेंडर ने पोरस को उसकी ये टेरिटरी दे दी जो उसने जीती पोरस से, और वापस चला गया। और क्यों गया था वो भी हमने देखा था। और झेलम का पुराना नाम है वितास्ता, है ना, जेवी करके याद कर सकते हो, जेवी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड सेलिकस निकेटर फाइट अगेंस्ट इन दी सेलिसिड मौर्यन वॉर। तो सेलिकस निकेटर किसके साथ लड़ा, विदुषी यादव, सलोनी, सौरभ, अभिषेक, परमार, असली वाले सबका सही। चलो, तो सेलिकस किसके खिलाफ लड़ा, तो हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेलिकस निकेटर, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई, सेलिकस निकेटर की हार हुई, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी कब्जा हो गया। 500 एलिफेंट्स के बजाय काफ़ी सारी टेरिटरी देनी पड़ी सेलिकस निकेटर को, और अपनी बेटी भी। अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड ऑफ अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट इन कर्नाटका। कर्नाटका में इनमें से कौन सा नहीं है, ब्रह्मगिरी, गविमथ, मस्की, रूपनाथ। बताइए जल्दी से। तो मस्की कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, और गविमथ भी कर्नाटक में है, रूपनाथ नहीं, ठीक है। तो रूपनाथ आपकी कर्नाटक में नहीं है, ये सारे कहाँ पे, कर्नाटक में। और जरा ये बताइए, जब हमने देखा था गुज्जर वाला वो कहाँ पे है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मस्की, ब्रह्मगिरी और गुज्जर, क्योंकि यहाँ पे अशोक का नाम अशोक मेंशन्ड है, ना कि देवनामी पियादसी, ठीक है। यहाँ पे देवनामी पियादसी अशोक मेंशन्ड है, ठीक। और गुज्जर हमारा एमपी में है। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो द पावर ऑफ डैश एट मगध विद द एड ऑफ कौटिल्य एंड फाउंड अ ग्लोरियस मौर्यन एम्पायर इन 322 BC। तो किसको हराया, नंदास को हराया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, धनानंदा लास्ट रूलर था, उसको हराया था, ठीक है। आगे बढ़ें। और कुरु, मल्ला, ये सब हमारे पांचाल क्या थे, ये हमने देखा था कि हमारे जो जन्स थे यानी जो क्लैंस थे उनके नाम है ना। कुरु से ही ट्राइब से कुरु क्लैन से बिलोंग करते थे हमारे कौरव और पांडव। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश का लास्ट रूलर कौन था, MTS 2021, देववर्मन, सतधनवन नहीं, बृहद्रथ, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th, विच डायनेस्टी रूल्ड बिटवीन 320 AD से लेकर 550 AD, मौर्यन डायनेस्टी, होयसाल डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी या फिर गुप्ता डायनेस्टी। आंसर बताइए जल्दी से।
डेलिकेट ड्रीम्स, अरुण चौधरी, इंट्रोवर्ट सचिन, मतलब सब ने अपने अपने कुछ मतलब वो लगा रखे हैं ना सब टाइटल्स, इंट्रोवर्ट सचिन और डेलिकेट क्या ड्रीम्स मतलब जब खुदाई होगी आज से जैसे हम लोग की ख़त्म हो जाएगी ना जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो जब खुदाई हुआ करेगी 1000-2000 साल बाद, तो फिर पता चलेगा ओहो लोग ऐसे सब टाइटल रखते थे, इंट्रोवर्ट सचिन, डेलिकेट ड्रीम्स, है ना, परमार असली वाले चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौर्य। अब बस इसी वजह से मैं रुका हुआ था यही देखने के लिए, बस मौर्य मौर्य चल रहा, मार दो मौर्य। अरे ये भी तो देखो एडी लिखा हुआ है, अभी तक सिर्फ हम अभी एडी में हम एंटर ही नहीं किए हैं, अभी तो सिर्फ हम बीसी कर रहे हैं, मतलब इन ए गुड सेंस। जैसे हमने अभी किया 261 बीसी अशोक थे, ठीक है, इससे पहले बिंदुसार है, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, अभी तो एडी आया ही नहीं, तो मौर्य कैसे हो सकता है? ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त रूलर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एम्परर अशोक एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म आफ्टर दी, तो बुद्धिज़्म ने कब एम्ब्रेस किया? तो हमें पता है कि आफ्टर कलिंग वॉर, ना कि बैटल ऑफ बक्सर। ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम तीनों देखेंगे, ठीक है, मतलब ये मेडिवल में और ये मॉडर्न में बक्सर वाला। वॉट वॉज द नेम ऑफ किंग अशोकाज डॉटर हुम ही अपॉइंटेड टू कैरी आउट द ड्यूटीज ऑफ बुद्धिस्ट मिशनरी, तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अशोक ने सीलोन में, जो कि श्रीलंका का एंशिएंट नेम है, और हमने कल श्रीलंका के रिगार्डिंग 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे, जल्दी से बताइए। श्रीलंका के रिगार्डिंग हमने 2-3 कल इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे करंट अफेयर वाली क्लास में। तो सीलोन में हमें क्या पता होना चाहिए कि इन्होंने अपने एक बेटा और अपने बेटी, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा, ये मैंने लिखवाया भी था पिछले लेक्चर में, उसको भेजा कहाँ पे? श्रीलंका में, बुद्ध धर्म को या फिर अपने धम्म के कॉन्सेप्ट को और फैलाने के लिए। तो हमने देखा था कि श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको आईसीसी ने बैन कर दिया है, ठीक है, अबॉलिश कर दिया है। एंड श्रीलंका के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज़, जिनको कि पहली बार वो बने हैं जिनको टाइम आउट किया गया है ना, कल हम लोगों ने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि एक श्रीलंका के प्लेयर हैं जिनको कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है, कोई बताएगा उनका नाम? डी सिल्वा करके थे। अ टाइप ऑफ कोट कॉल्ड कंटा कोसधना वॉज प्रेजेंट इन दी, कंट का शोधना, ये किस उसमें प्रेजेंट थे? तो ऑप्शन है आपके कुषाण, मौर्य, चोला या फिर राष्ट्रकूटा। सबका सही है, डी सिल्वा। हाँ, जितना हमने बताया उतना ही बता दो, है ना, बढ़िया है। हाँ, मतलब सहवाग थे, एक हमारी पहली विमेन जो इंडियन विमेन है, और एक वो, है ना। सबका सही आंसर है मॉर्रन, इसका सही आंसर होगा। अब वो तो आना ही था क्योंकि मॉर्रन पढ़ रहे हैं तो मॉर्रन ही आएगा, है ना और कोई तो आएगा नहीं। चलो आगे बढ़ें। और ये कंट का शोधना है क्या? हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये क्या है? ये हमारा क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, याद आ रहा है कुछ? 2 तरह की कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। सिविल कोर्ट को क्या बोलते हैं? धर्मस्थीय न्यायालय, ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय, फिर धर्म अस्थिया न्यायालय, ठीक है। इसको कौन एडमिनिस्टर करता था? हमारा व्यवहारिका, व्यवहार देखता था। और इसको कौन एडमिनिस्टर करता था? प्रादेष्टा, ठीक है, प्रदेष्टा इसको एडमिनिस्टर करता था। चलो आगे बढ़ते हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग पब्लिश्ड अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इन 1877 में किसने एक पब्लिश किया एक सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस? तो ये किया हमारे फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी एंड ही इज़ नन अदर दैन अलेक्जेंडर कनिंगम। इनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिसाइफर द अशोकन एडिक्ट्स? निम्नलिखित में से कौन अशोक के शिलालेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो हमने देखा था कौन थे ये? जेम्स प्रिंसेप, है ना। पहले हमें पता ही नहीं था कि ये क्या लिखा हुआ है ना, खिचड़ी क्या पक्की हुई है, बट हमें फिर बाद में पता चल गया ये, है ना। चलो जेम्स प्रिंसेप। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू सब्जेक्ट? बताइए, वही होगा अशोक हमारे जी, है ना। विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया? बस 4-5 क्वेश्चन और बाकी हैं। विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया टू यूज एलिफेंट्स इन इट्स वॉर ऑन अ लार्ज स्केल? शुंग, चोला, कुषाण, मगध। तो ना तो हमने चोला पढ़ा है अभी, ना तो कुषाण पढ़ा है, और हम मगध पढ़ चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि क्यों मगध जो है एक बहुत पावरफुल होके एमर्ज होके आया, जितने भी हमने 16 महाजनपद पढ़े उनमें से, क्योंकि इसका एक तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ईस्टर्न साइड में था। फिर ये हमने देखा था कि इसकी जो एक कैपिटल थी राजगिरी, उसको हम ये बोलते हैं कि वो 5 हिल्स से घिरी हुई थी, ठीक है। और जो दूसरी थी पाटलिपुत्र, वो गंगा और सोन जो रिवर है, गंगा की ट्रिब्यूटरी, उसके द्वाब क्षेत्र में थी, बीच में थी, तो इसलिए बहुत ही अच्छी लोकेशन पे थी। और यहाँ से उसको आयरन मिल जाता था,
तो इक्विपमेंट भी बन जाते थे अच्छे से, और एलिफेंट बहुत थे इनके पास, तभी तो 500 एलिफेंट दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसको, सेलिकस निकेटर को, है ना। और ले लड़की उसकी। इन इंडिया हिस्ट्री हु वर रेफर्ड टू एज अताविका राज्य, अताविका राज्य के नाम से किसको रेफर किया गया है? साउथ इंडियन किंगडम्स को, रिपब्लिकन स्टेट को, फॉरेस्ट किंगडम, या फिर मुगल एम्पायर को। तो इंडियन हिस्ट्री में अटाविका राज्य हम बोलते हैं जो फॉरेस्ट किंगडम्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये भी हम लोगों ने नहीं किया था। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ टाइप ऑफ सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाई किंग्स इन एंशिएंट इंडिया टू स्टैब्लिश देयर पोजीशन। इनमें से कौन से टाइप की एक सैक्रिफाइस नहीं होती थी? तो वाजपेय, राजसूया, अश्वमेघ, या फिर मुविंदा वेलन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक साउथ इंडिया का नेम है ना, तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा, बिकॉज मुविंदा वेलम हम पढ़ेंगे जब चोला एम्पायर ना पढ़ेंगे ना संगम एज में, तो मुविंदा वेलम हम लोग पढ़ेंगे, तो ये नहीं था एक तरह का सैक्रिफाइस। अंडर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन द सीता अध्यक्ष वॉज द ऑफिसर ऑफ, तो हमने पढ़ा था किस तरह से, अध्यक्ष तो मतलब जो इंचार्ज है किसी चीज़ का, सीता जी को हमने एग्रीकल्चर से रिलेट किया था, याद आ रहा है आपको, है ना। संहारता कलेक्ट कर रहा था रेवेन्यू को सनी दत्ता, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर था गोपा, अकाउंटेंट था अक्षय पाटल, अकाउंटेंट जनरल था। नगर का सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, यानी कि उसको हम डीएम से कंपेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट डे डीएम से। ठीक है, संस्था अध्यक्ष क्या करता था, जरा बताओ, देखते हैं कितना आप लोगों को याद है। ठीक है, कोशिश किया करो यहीं पे सारी चीज़ें याद हो जाएं। संस्था अध्यक्ष, संस्था देख रहा है, बताओ तो आंसर क्या होगा, सीता है ना, तो एग्रीकल्चर। संस्था देख रहा है मतलब मार्केट का इंचार्ज है ना, नवा मार्केट, ठीक है। नव अध्यक्ष शिप को देखेगा वो, शुल्क अध्यक्ष टोल टैक्स को देखेगा वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 26, बराबर केव्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट इन इंडिया मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो बराबर केव किस पीरियड से बिलोंग करती हैं? चोला डायनेस्टी, गुप्ता, मौर्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। हमने देखा कि अशोक ने ही बराबर केव्स को बनाया और इनको जो हमारे बुद्धिस्ट हैं उनको ये दिया। बराबर केव्स हमने देखा, हमने और कौन कौन सी, हमने लोमस ऋषि केव देखी जो कि बिहार में ही है, और हमने नागार्जुनी केव देखी जो कि अशोक के पोते दशरथ मौर्य ने बनवाया था। ठीक। 28, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द मॉर्रन पिलर लोकेटेड एट। तो जो नेशनल एम्बलम है जो अभी मैंने आपको बताया था वो कहाँ से लिया हम लोगों ने, अभी मैंने आपको बताया था, वो सारनाथ का पिलर है जिसका हमने वो लिया है इन्वर्टेड लोटस, उसमें अबैकस, और उसमें हमने देखा था 4 शेर हैं और यहाँ पे 4 एनिमल्स हैं, वो हमने देखा था सारनाथ। और ये जो पिलर एडिक्ट है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, जो गौतम बुद्ध है उनके पहले सरमन को, जो कि जिसको कि व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन, है ना, धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, इनके निर्वाण बोलते हैं इनके एनलाइटनमेंट को, और जो उनकी डेथ हुई थी इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, और जिन्होंने ग्रह त्याग किया था उसको क्या बोलते हैं, जरा कमेंट बताइए। 29, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज देव नाम प्रिया। कौन थे देव नाम प्रिया, देवों के प्रिय, बिलवेड टू गॉड, अशोक। ठीक है, अशोक सेंट अ मिशन, और कहाँ कहाँ पे अशोक नाम मेंशन्ड है, हमने देखा था 4 वालों में, 2 क्या हमें पक्का पता होनी चाहिए, एक तो मस्की और गुज्जर। अशोक सेंट अ मिशन टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा लेड बाय हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू। कहाँ भेजा था, तो अभी हमने देखा श्रीलंका, इसका पुराना नाम सिलोन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, हु सेंट द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। किसने मेगास्थनीज को भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिसने कि इंडिका किताब लिखी, किसने, सेलिकस निकेटर ने। कितनी बार हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका। 33, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाय मॉर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। कौन डिफीट हुआ था, सीजल 2023। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो मतलब पहले सीजल 2000 हो सकता है, मैंने देखा नहीं, बट ये सीजल 2023 का एकदम लेटेस्ट एग्जाम के भी ये क्वेश्चन यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर कॉन्कर्ड कलिंगा। देख रहे हो कितने अब आसान से क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू नंदा डायनेस्टी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से खत्म, जिनको कि हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जिनको कि हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो फेमस है किसके लिए, विश कन्याओं के लिए। 36, हु सेंट द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। क्या बार वही क्वेश्चन आ रहा है, अब देखते हैं कोई नया क्वेश्चन है। द मॉर्रन पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज पॉपुलरली नोन एज लैंड कैपिटल। कहाँ पे जहाँ हमें कैपिटल मिली इसको लैंड कैपिटल बोलते हैं। हाँ, तो ये हमें जो सारनाथ में मिला उसको हम लैंड कैपिटल बोलते हैं, बिकॉज कैपिटल का मतलब जो ऊपर एनिमल है, और वहाँ पे हमें 4 लायंस मिले हैं। ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट मॉर्रन रूलर एंड वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ। जो कि कोई और नहीं था, वो कौन था, उसका नाम बताइए, जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है। तो ये लास्ट मॉर्रन रूलर कौन था, बृहद्रथ, जिसको कि किसने मारा था, पुष्यमित्र शुंग ने, है ना, पुष्यमित्र शुंग। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे मैक्सिमम, अगर होंगे तो, नहीं तो नहीं। चलो है भी एक।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सीलोनीज क्रॉनिकल दैट एक्टेड एज एन इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स टू द मौर्यन एम्पायर? कौन सा इंपॉर्टेंट सीलोनीज क्रॉनिकल है, मतलब कि श्रीलंका का क्रॉनिकल है, श्रीलंका का एक लिटरेरी सोर्स है, श्रीलंका का जो इतिहास है वहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो याद करिए जो मैंने आपको सोर्सेज बताए थे, क्या क्या सोर्सेज बताए थे? एक तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जिसमें कि अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं, और बुद्धिस्ट लिटरेचर मैंने एक तो जातक स्टोरीज़ बताई थी जो कि जातक टेल्स प्रीवियस जो हमारे प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा उनके बारे में बताती हैं वो टेल्स हमें, है ना, जो स्टोरीज़ हैं। दीपवंश, महावंश और दिव्य दान। तो दीपवंश महावंश में महावंश ऑप्शन नंबर बी, ठीक। और यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म, क्वेश्चंस भी हो गए हमारे ख़त्म, ठीक। क्या चीज़ें आपको आ गई समझ, जल्दी से बताइए सारी चीज़ें। सबका सही अविष्कार, लेनोवो टैब, A to Z मैथ्स, प्रियांशु रावत, रिया रॉय, नाम पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है काफ़ी लोगों के एकदम, प्रीशियस वैल्यूज़, सिद्धांत बोध, क्यूट अंबर, फनी मीम अड्डा, ओके DNA चैनल ब्रैकेट में नितेश, ताकि पता चल जाए। देख रहा हो, कल को मान लो अगर खुदाई उदाई हुई तो ओके DNA चैनल लेके चलेंगे तो पता कैसे चलेगा नितेश का चैनल था, तो ब्रैकेट है नितेश, इसीलिए अच्छी बात है। हंग्री बर्ड्स, देखो एंग्री बर्ड तो सुना, तब हंग्री बर्ड्स, हैंडसम डेविल और ब्रैकेट में प्राइम परमार असली वाले, F फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या बात है, F फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम -MKR। महावंश न्यू क्वेश्चन नहीं है, न्यू क्वेश्चन तो हाँ, मतलब वैसे न्यू क्वेश्चन, लेकिन ये सोर्सेज में मैंने आपको लिखवाया ना। मोए मोए, हाँ मोए मोए, हमें भी पता चल गया है मोए मोए है क्या, ठीक है, तुमसे मोए मोए करने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक सर पाली वॉज द टैक्स, पाली टैक्स नहीं था, पाली लैंग्वेज थी, ठीक है, पाली कोई टैक्स नहीं था, बाली टैक्स होता था। वहाँ हो सकता है आपको देखने में गलती हुई, बाली टैक्स वो होता था, ठीक है, ना कि पाली। आज समझ, विषकन्या से दूर रहना है अच्छा, शिवानी गौतम सर CRPC में हेल्प कर दीजिए। CRPC और IPC, आई थिंक आप UPSI के लिए बोल रहे होगे ना। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो ये हम लोग की बैच की क्लासेस हैं, है ना। परमार अकेडमी ऐप पे, परमार अकेडमी ऐप पे जाएंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, SSC GK 2.0 करके आपको बैच दिख जाएगा। वहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होती है और इसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं और क्विज़ होती है। और अच्छा बताइए संडे वाली क्विज़ किस किसने दी थी और क्या स्कोर रहा था, ठीक है। और जिसको शेयर करना है आपस में कर लिया कर, जैसे आकाश जी पूछ रहे हैं, तो अगर किसी को कुछ करना है तो वो कर सकता है ना। काजू जी धन्यवाद। सर अपना नेम क्या है? अपना नेम पॉलिटी पढ़ाना इसका अच्छा, सर लैपटॉप पे क्लास नहीं चलती है क्या? ऐप पे चलती है, लैपटॉप पे चलती है www.parmaracademy.in, ये हमारी है ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें जाएं और हमारे लेक्चर्स का लुत्फ़ उठाएं। 40 आया, अच्छा AIR1 अजहर अंसारी 50 में से ओके। 30 आए हैं, 44 रेनबो लिख रहे हैं, ईलू ईलू ईलू, अच्छा 14 लाइन नहीं एडिट्स ही थे, नहीं बेटा अविनाश 14 एडिट्स नहीं, 14 बिल्कुल 14 एडिट्स ही थे वो, लेकिन वो एडिट का मतलब वो लाइन है, ठीक है। आप शायद अगर वो पत्थर अभी भी समझ रहे हैं तो अभी भी आप गलत ही हैं, वो 14 लाइन की बात हो रही है, ठीक है। हाँ वो एडिट बिल्कुल बात सही, एडिक्ट है, लेकिन एडिट का उन्होंने क्या बताया, वो लाइन्स, ठीक है 14। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 14 पत्थर थे तो आप गलत समझ रहे हैं। जिस तरह की पिलर एडिक्ट मतलब ये नहीं कि 7 खंबे हमें मिले, 7 लाइन्स थी उनमें से। 38 आयशा शर्मा के लुफ्त नहीं लुत्फ होता, अच्छा ज़ीशान अख्तर नहीं होता होगा, फिर ज़ीशान अख्तर होता होगा, अख्तर। सर ऐप पर नोटिफिकेशन नहीं आती ना, शेड्यूल पता चलता। किस चीज़ की नोटिफिकेशन भाई? राजपूताना सरकार प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको पहले ही बता दिया जाता है टेस्ट होने से पहले। टेस्ट के आंसर कैसे देखें?
वहाँ पे जब आप सबमिट करते हो तो ऊपर आता है आंसर्ड, अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड, इस तरह से रॉन्ग क्वेश्चंस इस तरह से आता है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू।